देखो हम इसमें यूपीएससी जो फॉरेस्ट सर्विस 2021 का आपका पेपर हुआ था, उसका पेपर 2 पेपर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पेपर 2 का सेक्शन ए डिस्कस करेंगे, है ना? जो भी बच्चे इस कोचिंग को ज्वाइन करने आते हैं तो इसमें ध्यान रखो हमारे पूरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑप्शनल का पूरा कॉम्बो पैक है। इसमें आपकी वीडियोस रहती हैं, नोट्स रहते हैं, टेस्ट सीरीज रहती है, ठीक है? जिस बच्चों को ज्वाइन करना है वो 9058427165 पे जो है कॉल करके ज्वाइन कर सकता है, ठीक है? इसमें आपका पीवाईक्यू सारे वीडियोस में डिस्कस रहते हैं, ठीक है? डिस्कस करते हैं। डिस्कस द डिफरेंट सोर्स ऑफ द फार्म पावर अवेलेबल इन इंडिया। जो भी फार्म पावर के डिफरेंट सोर्स होते हैं उनको डिस्कस करना है एंड राइट डाउन द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स, ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए फार्म पावर के सोर्स। अगर मैं फार्म पावर के सोर्स देखूँ तो हमारे पास 4 मोटे मोटे सोर्स होते हैं। पहला आपका होता है ह्यूमन पावर। पहले लोग जो फार्म में थे, ह्यूमन मनुष्य लोग काम करते थे। फिर धीरे धीरे हम एनिमल्स पे आए कि हमने एनिमल्स वगैरह जो है काम करने लगे, तो ह्यूमन एनिमल। फिर आप क्या है, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल मतलब वी आर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, वी आर यूजिंग द इम्प्लीमेंट्स इन द फार्म। हम बहुत सारे मैकेनिकल जो ऑपरेशन होते हैं वो मशीन के द्वारा, मैकेनिकल के द्वारा करते हैं, ठीक है? फिर आप क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये आपका, अगर आप देखोगे कैसे पावर ग्रो हुई है जनरेशन वाइज, तो ये इसका सीक्वेंस है। तो दीज आर द डिस्कस डिफरेंट सोर्सेज। ये आपके सोर्सेज रहते हैं। ह्यूमन है तो आपको दो चीजें पता होना चाहिए कि अगर एक ह्यूमन जो है वो एक दिन में 0.1 एचपी जो है पावर जनरेट करता है, वहीं एनिमल जो होते हैं एक दिन में 1 एचपी, लगभग 10 गुना ऐसी पावर जनरेट करते हैं, ठीक है ना? और एनिमल का जो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट में होता है कि कितने पावर का, वो कितने वेट का इंप्लीमेंट खींच सकता है। तो जो भी इसका वेट होगा, सपोज करो एनिमल्स का वेट डब्ल्यू है, तो जो इसकी ड्राफ्ट होती है, ड्राफ्ट मतलब द इट्स अ कंपोनेंट ऑफ पुल, लाइक कितनी वो इंप्लीमेंट खींच सकता है। तो अपने भार का लगभग 10 बट्टे गुना, लाइक ड्राफ्ट इक्वल टू डब्ल्यू/10। सो वट एवर द वेट, जो भी उसका वेट है उसको 10 से डिवाइड कर दो, इतना उसका ड्राफ्ट। मतलब अगर मान लो कि ये 100 केजी का वेट, 100 केजी का कोई एनिमल है, तो वो 10 केजी का इंप्लीमेंट जो है पुल कर सकता है। तो ये सिर्फ फैक्ट पता होना चाहिए ह्यूमन पावर में। अब मेन है कि मेरिट्स डीमेरिट क्या होनी चाहिए। अगर आप मेरिट्स, मेरिट और डीमेरिट, ह्यूमन, फिर आपकी एनिमल, फिर आपकी मैकेनिकल, फिर आपकी इलेक्ट्रिकल। देखो हुआ क्या, ह्यूमन का सबसे अच्छी बात क्या थी, ये ऑल टाइप ऑफ वर्क के लिए आपका अवेलेबल था कि कोई भी टाइप कर लो, और दूसरा इजीली अवेलेबल था। तो ये इसके एडवांटेज हो गए, मेरिट्स हो गई। डीमेरिट्स में हमेशा क्या आएगा, ह्यूमन एफिशिएंसी लो है, सर लो एफिशिएंसी है। सबसे मेन ये था वेदर डिपेंडेंट है, कि ये भाई सीजन पे डिपेंड होता था। मान लो बारिश हो गई तो उस दिन काम नहीं होगा, तो इट्स वेदर डिपेंडेंट। इनको दूर करते करते फिर आपका एनिमल आया। एनिमल में ये था कि इजिली अवेलेबल है, सस्ता ये सब है, और लेकिन ये था ये भी लो एफिशिएंट है, वेदर डिपेंडेंट है। और तीसरा एनिमल के साथ एक और पॉइंट जुड़ गया कि वो डर्टी इन्वायरमेंट हो जाता है। मान लो कहीं पर लाइक आपका गार्बेज वगैरह होगा, तो वो जो एनिमल के नाम होता है, इन्वायरमेंट आपका क्या होता है, डर्टी वाला सीन आ जाता है। मैकेनिकल पावर में इन दोनों जो भी डिसएडवांटेज थे, उन्होंने एफिशिएंसी को इंप्रूव करा, फिर एफिशिएंसी बहुत हाई हो गई, तो ये इनके एडवांटेज बन गई, एफिशिएंसी आ गई। अब वेदर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि मशीन तो कोई भी वेदर होगा तो काम करेगी, लेकिन उसका लो आपका होगा कि एक तो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, क्योंकि इंडिया में उस समय टेक्निकल नॉलेज इतनी थी। और दूसरा मोस्ट डिसएडवांटेज था हाई हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर आप इंडिया का पूरा स्केल देखोगे ना, तो हमारे पास स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर ये बहुत ज्यादा होते हैं। ये वो फार्मर होते हैं इनकी लैंड होल्डिंग बहुत कम होती है। तो फॉर दिस काइंड ऑफ लैंड होल्डिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। तो ये इसके डीमेरिट्स रहेंगे। इलेक्ट्रिकल ने इसको जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, मैकेनिकल में ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई है, इसने ऑपरेटिंग कॉस्ट को बहुत मिनिमम ले आया। हायर एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी इससे भी ज्यादा थी, और वेदर डिपेंडेंट नहीं था। मतलब जो ये वेदर डिपेंडेंट एफिशिएंसी, मतलब दिमाग में क्या रखना है सर, ह्यूमन में वेदर डिपेंडेंट और एफिशिएंसी कम कर ली थी। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल उसको सब्सिक्वेंट इंक्रीज कर रहे हैं। मैकेनिकल डिसएडवांटेज था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई थी, इलेक्ट्रिकल में उस ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी हम लो पर लेकर आए हैं, ठीक है? तो ये उसका अगर आप पिक्चर माइंड रखोगे तो ये आपके 4 टाइप की पावर होती है, ह्यूमन पावर, एनिमल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ह्यूमन पावर में लिख सकते हो स्मॉल टूल्स के लिए, जितने भी स्मॉल टूल्स होते हैं, चाफ कटर वगैरह, थ्रेशर, ये होती है। पावर ऑफ वन मैन आपकी होती है 0.1 एच, ना बताया था 0.1 एच, हमेशा ध्यान रखो। ये ह्यूमन है और ये एनिमल है। एनिमल की होती है 1 एचपी, और इसका जो ड्राफ्ट होता है इट इज 1/10 ऑफ वेट, कि अपने वेट का 10 बट्टे गुना भाग जो खींच सकता है। फिर इसका मेन तो आपको आंसर ही लिख रहे हो यहाँ पे, तो आप उसको मतलब बना रहे हो, बना के भी लिखा जा सकता था आंसर। तो इजिली अवेलेबल है और यूज ऑल टाइप ऑफ द वर्क, ये तो आपका रहेगा इसमें, इसमें एडवांटेज। अगर आप इसी में डीमेरिट में आओगे, इसी में, तो वही ऐसे लो एफिशिएंस हो गया, फुल मेंटेनेंस चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द वेदर। एफिशिएंसी और वेदर डिपेंडेंट बहुत थी। फिर आपकी सेकंड आपकी एनिमल पावर। एनिमल पावर में ये इजीली अवेलेबल है, यूज ऑल टाइप ऑफ द वर्क, लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। मैन्योर सप्लाई करते थे, हमें जो भी गोबर वगैरह, डंग वगैरह मिलता था, उससे हम फर्टिलाइजर के लिए जो होता था उसमें हमें ये मिल जाता, खाद वगैरह मिल जाती थी। मैन्योर लिव्स इन फार्म प्रोड्यूस, फार्म प्रोड्यूस रहते थे, पोल्यूशन ज्यादा नहीं होता था। डीमेरिट्स वही की एफिशिएंसी नहीं है, वेदर डिपेंडेंट है। ये तो बिल्कुल माइंड में होना चाहिए देखते ही, वेदर और ये। और आप जैसी एनिमल्स आएंगे, क्या अनहेल्दी और ये
डर्टी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। मैकेनिकल में आया तो उन्होंने एफिशिएंसी को इंप्रूव कर दिया, अब हाईली एफिशिएंट हो गया सर, वेरी डिपेंडेंट नहीं रहा, लेस स्पेस है, चीपर है। हाँ लेकिन ये कॉस्टली है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज। जैसे ही हम ह्यूमन से इलेक्ट्रिकल की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है सर, वी आर लैगिंग इन दीज टू पार्ट, वर द हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट और दूसरा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो आपको हमेशा माइंड रखना है पिक्चर की कैसे आपको आंसर फ्रेम करना है अपना। इलेक्ट्रिकल पावर में ये सिर्फ वेरी चीप है, हाई एफिशिएंट है, नोड सीजन इंडिपेंडेंट है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो हो गई। लेकिन डीमेरिट क्या है, अगेन रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज एंड इनिशियल कैपिटल इज वेरी हाई फॉर द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, द की पार्ट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड वी आर लैगिंग इन दिस। तो ये आपका ये रहेगा, डीमेरिट्स रहेगा। तो आपको चारों इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। Why do the rear wheel of the general purpose tractor have the टायर इन्फ्लेशन प्रेशर लेस देन द फ्रंट व्हील्स? देखो हमेशा ध्यान रखो ये आपके फ्रंट व्हील्स है, तो ये फ्रंट व्हील का साइज छोटा होता है, ये ध्यान रखना, साइज कैसा है, स्मॉल है। और जो आपका रियर व्हील है, ये आपका रियर व्हील है, ये ऐसे ट्रैक्टर बना हुआ है ना, ये आपका ट्रैक्टर है, ये आपका रियर व्हील है, इसका साइज ज्यादा होता है। हमेशा ध्यान रखो कि अब उसने पूछा है कि रियर व्हील में इन्फ्लेशन प्रेशर जो है, प्रेशर वो कम क्यों है, वाई द इन्फ्लेशन प्रेशर इज लेस इन द रियर व्हील। देखो रियर व्हील के टायर का साइज बिग है, तो आपको पता है जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा बिग, उतना ज्यादा ऐसा कॉन्टैक्ट एरिया मिलेगा। इफ यू हैविंग अ मोर कॉन्टैक्ट एरिया, आपको पता है सरफेस से मुझे ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया मिलेगा यहाँ पर, जितने ज्यादा मेरा कॉन्टैक्ट एरिया मिलेगा मुझे, उतनी ज्यादा मेरी क्या होगी, ग्रिपिंग अच्छी होगी। आपको भी मोर कॉन्टैक्ट एरिया मिल रहा है, ग्रिपिंग आराम से होगी। आप समझ पा रहे हो कि बड़ा व्हील क्यों रखा है हमने, हमारा ट्रैक्शन का मेन, ट्रैक्टर करता है क्या, अच्छा बताओ, ट्रैक्टर और कार में डिफरेंस क्या है? अगर आप कार को देखोगे ना, कार डिजाइन होती है स्पीड के लिए और ट्रैक्टर डिजाइन होता है इंप्लीमेंट को खींचने के लिए, उससे भाई एग्रीकल्चर फार्म में काम करना है, तो इसका मेन काम होता है ट्रैक्शन। से ट्रैक्शन क्या है, पहले तो ट्रैक्शन क्या है, ट्रैक्शन को ये मोटा मोटा समझो कि ट्रैक्शन आपका होता है कितना इसको खींचने के लिए पावर चाहिए। सपोज करो एक 10 kg का इंप्लीमेंट इसको खींचना है, और जब इंप्लीमेंट खींचोगे कुछ ना कुछ रोलिंग फ्रिक्शन भी होगा, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन 5 kg का है, तो यानी टोटल 15 kg का ट्रैक्शन चाहिए, तो 10 kg का इंप्लीमेंट खींचना है और 5 kg का ये हो रहा है लूज, तो ये आपका होता है ट्रैक्शन। तो आपका जो आपका इन्फ्लेशन प्रेशर लेस रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है जितना प्रेशर लेस होगा, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, जितना प्रेशर लेस होगा उतना आपका एरिया बढ़ेगा, जितना आपका एरिया बढ़ेगा सरफेस कॉन्टैक्ट से उतना आपका ट्रैक्शन बढ़ेगा। मतलब पूरी कहानी है कि टू इंप्रूव द ट्रैक्शन एंड टू इंप्रूव द मोर ग्रिप। तो ये आपको हो गया, देखो ये रहा रियर व्हील। सर हमें करना क्या, सर इंप्लीमेंट को खींचना है, तो सर रियर व्हील का साइज हमने इन्फ्लेशन प्रेशर हमने कम क्यों रखा है? सर पहला पॉइंट टू हैव द मोर कॉन्टैक्ट एरिया, सेकंड पॉइंट टू गेट अ बेटर ट्रैक्शन, जितना तक एरिया आपको होगा। आपको ये बताना चाहिए ट्रैक्शन का फॉर्मूला ये भी होता है AC इक्वल टू W10 ये, जितना ज्यादा आपका कॉन्टैक्ट एरिया होगा उतनी आपकी ट्रैक्शन की फोर्स होगी। और ट्रैक्शन भी तो हमें अच्छा करना है, ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपकी इंप्लीमेंट की पुल करने की बढ़ेगी, हायर पुल फॉर फॉर पुलिंग द इम्प्लीमेंट। क्योंकि आपको पता है अगर आपको मान लो कि पुल इतना चाहिए, मतलब इंप्लीमेंट आपने लगा रखा है और कुछ रोलिंग रेजिस्टेंस लग रहा है, तो आपका ट्रैक्शन फोर्स आपकी होती है F=P+R, है ना। तो आपने जैसे साइज कम करा, इन्फ्लेशन प्रेशर कम करा, तो क्या हुआ सर, आपका मोर कंफर्ट बढ़ गया। सबसे मेन है दो वर्ड जो एग्जामिनर को देखना है, वो लिखना है मोर ग्रिपिंग एंड मोर ट्रैक्शन। आपको कभी भी ये क्वेश्चन फंसे ना डिफरेंशियल लो की कुछ भी, तो आप ट्रैक्शन वर्ड और ग्रिप वर्ड ये जरूर लिखो, मोर ट्रैक्शन एंड मोर ग्रिपिंग। चौथा, जितना आप इन्फ्लेशन प्रेशर कम रखोगे वियर कम होगा, लेस वियर, क्या होगा, लेस वियर होगा। पांचवा, आपका ग्रिपिंग अच्छी हो रही है सर, ट्रैक्शन अच्छा हो रहा है, इंप्लीमेंट आराम से पुश हो रहा है, लेस वियर हो रहा है। और लास्ट पॉइंट क्या हो गया सर, लास्ट पॉइंट हमारा हो गया लोड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। तो ये 3 पॉइंट याद कर लो, हमेशा हर जगह लिखना है, ट्रैक्शन अच्छा, ग्रिपिंग अच्छी, वियर कम, स्लिप कम, क्योंकि अब आपका ट्रैक्टर स्लिप भी नहीं होगा ना, ट्रैक्शन अच्छा मिल गया। आप हायर वेट के इंप्लीमेंट को खींच पाओगे। तो ये सब इसके पॉइंट हो गए कि रियर व्हील में प्रेशर साइज बड़ा रखा था, क्यों, क्योंकि साइज बड़ा है। जैसे ही आपने साइज बढ़ा, खुद सोचो दो ट्रैक्टर के साइज ले लो, एक छोटा बड़ा व्हील एक छोटा व्हील, साइज कम होगा, मैं अमाउंट ऑफ एयर सेम भर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर क्या होता है सर, फोर्स बाय एरिया, आपने साइज बढ़ा दिया, एरिया बढ़ गया, कॉन्टैक्ट एरिया सब कुछ बढ़ गया, तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये तो कहानी लिखी है इसमें कि रियर व्हील का आपका लार्ज रखने का, लार्ज या फिर इन्फ्लेशन प्रेशर लेस क्यों है सर, मोर वॉल्यूम एंड मोर एरिया टू रिड्यूस एक्सेसिव वियर, यही सब बता रखा कि गुड इंप्लीमेंट मिलेगा, मोर ट्रैक्शन ये था। तो हमेशा ध्यान रखो ट्रैक्टर में, ये मैं फिर से बताता हूँ, ये फ्रंट व्हील होता है छोटा सा बेचारा, ये आपका होता है रियर व्हील। रियर व्हील का काम है ट्रैक्शन डेवलप करना, ट्रैक्शन, ये रहा ट्रैक्शन, ये स्माइल कर देगा ट्रैक्शन पे, इसका काम है व्हील को घुमाना, हमें ट्रैक्टर को जो है टर्न लेना है, स्टीयरिंग करनी है, तो ये आपका होता है स्टीयरिंग
स्लैश टन। तो इसलिए इनका साइज छोटा रखा है, इनका साइज बड़ा रखा है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट को खींचना है, भारी भरकम काम करने हैं। तो ये आपको जाएगा ट्रैक्शन के लिए, ग्रिप के लिए, पुल करने के लिए इम्प्लीमेंट को, मोर कॉन्टैक्ट एरिया, लेस स्लिप, लेस वियर। तो ये इसके रीजन होगा कि हमें इसका क्यों ज्यादा अच्छा चाहिए। और यहीं पे फॉर्मूला लिख लो, F इक्वल टू AC प्लस W 10 द मोर कॉन्टैक्ट एरिया द मोर ट्रैक्शन फोर्स, द मोर कॉन्टैक्ट एरिया द लेस द प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। दैट्स द की थिंग इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस चारों क्वेश्चन को देखोगे ना, सबका आंसर पता सेम है। कोई दिमाग से बच्चा करता ना तो ऐसे ही कर देता, तो हवा में उड़ा देता ऐसे। अगला, वाई द डिफरेंशियल लॉक इन द प्रोवाइडेड ट्रैक्टर। जरा ध्यान से सुनना, आपने कभी भी कोई भी गाड़ी भी चलाई है, कोई भी गाड़ी के दो व्हील होते हैं, फ्रंट व्हील और ये फ्रंट व्हील, ये रियर व्हील है, ये रियर व्हील है। जरा ध्यान से देखना, आप गाड़ी जा रहे हो, सीधे जा रहे हो, आपने कोई इस साइड लेफ्ट अन लिया है, लेफ्ट टर्न है ना, इस साइड आपने रोड सीधी आई, रोड अब ऐसे 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 मुड़ रहे हो आप। जैसे ही आप मुड़ोगे ना, आपको पता है कि ये वाले व्हील को मुझे कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इस वाले डिस्टेंस को सेम पॉइंट में यहाँ से यहाँ जाना है। तो आप ऑटोमेटिकली उसमें डिफरेंशियल लगा होता है, ऑटोमेटिकली। सर क्या है ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली क्या होगा डिफरेंशियल के कारण, कि वो डिफरेंशियल ऐसे ऑपरेट करता है कि दोनों की, मान लो कि पहले 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था। डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंशिएट लेकर आना स्पीड में। तो जैसे ही टर्न लोगे, तो आपने कोई बटन नहीं दबाया, कोई डिफरेंशियल का बटन नहीं लगा हुआ यहाँ पर, जैसे ही आप टर्न लोगे वैसे ही इन दोनों की स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा। ये अपने आप इसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकंड कर देगा, इसकी 3 मीटर पर सेकंड कर देगा, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, राइट। अब देखो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि डिफरेंशियल जो होता है ना, वो टर्न पे ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। क्या होता है सर? ऑटोमेटिकली क्या करता है ये सर? डिफरेंस कर रहा है स्पीड में, डिफरेंस कर रहा है स्पीड में। अब देखो अब क्या हुआ, अब जरा ध्यान से देखना क्या हुआ। सर ये टायर हमारा, ये था रियर व्हील, ये रियर व्हील ट्रैक्टर बना देते हैं, ये छोटा फ्रंट व्हील, छोटा फ्रंट व्हील, ऐसे करके ट्रैक्टर चल रहा था सीधे। एक ट्रैक्टर का टायर किसमें फंस गया? मड में फंस गया, कीचड़ में फंस गया। मान लो ये वाला टायर फंस गया कीचड़ में फंस गया, क्यों बोलते हैं मड, MUD, मड, मिट्टी में फंस गया। जैसी मिट्टी में फंसने लग गया, ध्यान से सुनना, वो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। सर ये स्पिन कर रहा है अपने उस पर, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा, यानी इसको ट्रैक्शन कम मिल रहा है। तो डिफरेंशियल ऑपरेट हो जाएगा, डिफरेंशियल को लगेगा हम टर्न ले रहे हैं, जबकि वो टर्न नहीं ले रहा ट्रैक्टर सीधे चल रहा था, लेकिन दोनों के डिफरेंस हो गया स्पीड का, उसे लगा कि हम डिफरेंशियल ऑपरेट हो जाएगा। डिफरेंशियल क्या करेगा? इसको, इसकी स्पीड कम करता जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ाता जाएगा। तो जैसे ही डिफरेंशियल ऑपरेट होगा, अब जब तक डिफरेंशियल ऑपरेट है, अब ये ट्रैक्टर मड से कभी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उससे लग रहा है टर्न कर रहे हैं, तो एक की स्पीड कम कर दो, एक की स्पीड बढ़ा दो, ट्रैक्टर को तो ऑटोमेटिकली डिफरेंशियल ऑपरेट हो गया। तब हम डिफरेंशियल लॉक दबाते हैं। अगर कोई ट्रैक्टर मड में फंस जाए और डिफरेंशियल सिस्टम को ये लगे कि मैं डिफरेंस कर रहा हूं, तब हम क्या करें? डिफरेंशियल लॉक। लॉक समझ लो कि दोनों टायर को जोड़ रहा है। देखो डिफरेंशियल क्या कर रहा है? डिफरेंशियल दोनों ट्रैक्टर की स्पीड को अलग अलग कर रहा है सर। डिफरेंशियल लॉक समझ लो, एक बटन लगा हुआ, बटन दबाया, दोनों व्हील जुड़ गए एक साइड, और दोनों की स्पीड सेम हो गई। अब अगर जितनी स्पीड से ये भागेगा, ये इसकी स्पीड जो है इस टायर को मड से बाहर निकाल देगी। क्या हुआ सर? ये हमारा ट्रैक्टर मड में फंस गया था बेचारा पहिया, ये रहा, और ये वाला पहिया आगे चल रहा था। सर इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड कम हो जा रही है, 2 मीटर 1 मीटर। सर ये तो बाहर ही नहीं आ रहा मड से, और ये बोल रहा है कि इसको तेज भगाओ, इसको कम भगाओ, डिफरेंशियल हो रहा है। उन्होंने बोला नहीं, जोड़ दो। क्या कर रहा है सर? जोड़ दो। यही लॉक है, लॉक का काम है। यहाँ पे अब एक चीज लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन बस, डिफरेंशियल और डिफरेंशियल लॉक। डिफरेंशियल का मतलब है डिफरेंस लेकर आना स्पीड में, डिफरेंशिएट स्पीड ऑन बोथ व्हील्स, अलग अलग व्हील पे अलग अलग स्पीड। ये बोल रहा है सेम स्पीड ऑन बोथ व्हील्स, तो आपको सेम स्पीड मिलती है, और ये जो वाला ट्रैक्टर होता है दोनों जुड़ते हैं, और वो उसको बेटर ट्रैक्शन से बाहर निकल आता है। तो यही डिफरेंशियल लॉक का फंक्शन है। गिरा डिफरेंशियल लॉक टू हेल्प द व्हील कम्स आउट ऑफ द मड, मड से बाहर निकालने के लिए व्हील को यूज करते हैं। टू प्रोवाइड अ सेम स्पीड टू बोथ द व्हील, आपने दोनों व्हील को जोड़ दिया, सेम स्पीड मिल गई। टू गेट अ बेटर ट्रैक्शन, जैसी सेम स्पीड मिली, इसको उतना ही ट्रैक्शन मिलेगा जितना इसको मिल रहा है। टू जॉइन द हाफ एक्सिल ऑन द हेल्प एंड गेटिंग द ट्रैक्शन ऑन द फ्रॉम द मड, जिस ट्रैक्शन नहीं मिला था, जो व्हील फंस गया था, उसको ट्रैक्शन मिलेगा, बाहर निकलेगा, इक्वल स्पीड एंड इक्वल ट्रैक्शन। ये आपका डिफरेंशियल लॉक की क्या है? वर्किंग है। अब देखो इंडिपेंडेंट ब्रेक, अगला क्वेश्चन है कि हमें, पहला क्वेश्चन था डिफरेंशियल लॉक के देते हैं, अगला क्वेश्चन था व्हाई डू ट्रैक्टर हैव द इंडिपेंडेंट ब्रेक पेडल। अब देखो इंडिपेंडेंट ब्रेक पेडल क्या होता है? इंडिपेंडेंट ब्रेक पेडल का मतलब है, मान लो ये व्हील है, ये व्हील है, इसका अलग ब्रेक पेडल होगा, इसका अलग ब्रेक पेडल है हमारे पास। मतलब ये नहीं कि मैं एक ही ब्रेक पेडल दोनों कंट्रोल कर रहा हूं, हमारे पास इसका मान लो BP1 है, इसका BP2 है ब्रेक पेडल। ऐसा क्यों है? देखो अब मान लो कि इसमें भी वही कहानी है, एक तो आपको शार्प टर्न मिलते हैं बहुत ज्यादा। आप शार्प टर्न क्या मिलते हैं? अब मैं इसको मान लो कि मुझे लेफ्ट टर्न लेना है बहुत शार्प, एकदम ऐसा बिल्कुल शार्प लेना है, तो मैं उसको इस
इस व्हील को अलग स्पीड में रोक सकता हूँ, इसको मैं बहुत ज्यादा वो कर सकता हूँ। मतलब इफ वी आर हैविंग अ ब्रेक ऑन बोथ द व्हील्स वी कैन मूव वेरी शार्प टर्न्स इवन एट अ हायर स्पीड और लोअर स्पीड। तो ये आपका होता है पहला, आपका होता है शार्प टर्न। दूसरा इसका एडवांटेजेस क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा इसका वही था जो डिफरेंशियल लोक का था कि मड से बाहर आना है। मड से बाहर आना है क्यों, मान लो एक ये ट्रैक्टर मड में फंस गया, घूमे जा रहा है, घूम मड का मतलब कि कीचड़ में फंस गया, वो क्या अटक गया है, वो घूम तो रहा है, देखो कीचड़ में फंसने का मतलब स्पिन हो रहा है, स्पिन वो घूमे आ रहा है पर आगे नहीं बढ़ रहा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही स्पिन होगा स्पिन होगा स्पिन होगा स्पिन होगा, हम डिफरेंशियल लॉक दबाते हैं, दोनों को जोड़ देता है, लेकिन उस डिफरेंशियल लॉक दबाने से पहले पहले मैं यहाँ पे ब्रेक पेडल दबा दूंगा ताकि ये स्टॉप हो जाए। जैसे ही ये रुकेगा, मान लो ये ब्रेक पेडल रुक गया, मान लो अब ये रुक गया, ये हो गया, अब मैं दोनों को जोड़ने में मेरी आसानी होगी। सो वी विल अप्लाई द ब्रेक पेडल व्हेन द ट्रैक्टर इज स्पिनिंग। मतलब ये देखो यहाँ से देखो सर, ये दो व्हील थे, कीचड़ में फंस गया बेचारा, फंस गया सर, घूमे पड़ा है, स्पिन हो रहा है, तो बेटा यहाँ ब्रेक पेडल दबाओ, रोको इसको। जैसे ही रोका, अब आपको पता है ये भी स्पीड उतने पर आ गई, ये भी स्पीड उतने पर, दोनों मैंने दबा दिए। अब मैं विदाउट डिफरेंशियल लॉक भी ऑपरेट कर सकता हूँ इसको। डिफरेंशियल लॉक का ये काम ब्रेक पेडल कर देता है, क्योंकि मैंने व्हील को रोक दिया अलग अलग, क्योंकि मैं दोनों व्हील को नहीं रोक रहा। जैसे ही मैं इसको रोकूंगा, इसकी स्पीड इससे डिफरेंशियल लॉक दबाऊंगा, ये दोनों जुड़ के आगे निकल जाएंगे। तो यही इसका होता है ब्रेक पेडल, ध्यान से पढ़ना तब क्लियर होगा। फॉर शार्पर टर्न, ये रहा। Split independent brake system are also used in the mud. Why? To control a spinning wheel due to less traction. मान लो एक स्पिन व्हील है, इसको ट्रैक्शन का मिला, ट्रैक्शन मतलब वो अटैच ही नहीं है इस यहाँ से, क्योंकि वो तो स्पिन हुए बड़ा हवा में, कीचड़ में फंस गया बेचारा। द ब्रेक पेडल विल स्टॉप द स्पिनिंग टायर एंड विल पुट आउट द व्हील कमिंग आउट द लॉक। जैसे ही ये इसको स्पिन करेगा, फिर हम लॉक दबाएंगे, मतलब और एफिशिएंट हो रहा है हमारी पूरी मैकेनिज्म। तो ये आपका हो गया ब्रेक पेडल का। अगला क्वेश्चन देखो, वाई द ड्राइव व्हील्स टायर प्रोवाइडेड विद द लक्स। देखो पूरी कहानी यही थी। पहला क्वेश्चन बनता है रियर व्हील का साइज बड़ा क्यों है, सर ट्रैक्शन के लिए। ध्यान सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। सर इनमें इन्फ्लेशन प्रेशर कम क्यों है, सर ट्रैक्शन के लिए। ध्यान सुनना, मैं आंसर बता रहा हूँ सब। सर रियर व्हील में हम लक्स, हम बताऊंगा लक्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, सर ट्रैक्शन के लिए। ये वर्ड तो याद कर लो, ट्रैक्शन और ग्रिप, जितना कोई रट सकता है रट लो। सर इंडिपेंडेंट ब्रेक पैडल डिफरेंशियल लॉक क्यों है, मड से बाहर आने के लिए। अगर ये पिक्चर आपके माइंड में सेट है तो हो गया क्वेश्चन। अब देखो भाई, वाई द ड्राइव व्हील्स प्रोवाइडेड विद द लक्स। अब देखो लक्स क्या होते हैं, अगर आपने कभी भी ट्रैक्टर का आयर वगैरह देखा हो, कभी भी देखा होगा ना आपने आयर, कभी अच्छी गाड़ी का टायर देखना, तो टायर में ऐसे लक्स लगे होते हैं, ये लक्स बोलते हैं। होता नहीं है वो होते हैं, मतलब लाइक आपका ब्लैक कलर का टायर देखा हो, इसमें ऐसे लक्स लगे होते हैं, ये लक्स से करते हैं, इनसे आपको बेटर ग्रिपिंग मिलती है, मतलब बिल्कुल ग्रिप मिलता है, बिल्कुल चिपक जाते हैं सरफेस के साथ। तो बेटर ग्रिपिंग, जैसी आप ग्रिपिंग अच्छी, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ रहा है, ट्रैक्शन बढ़ेगा। ये स्टेबिलिटी देते हैं ट्रैक्टर को, मोर ट्रैक्शन देते हैं, मोर पुलिंग देते हैं टू प्रोवाइड बेटर ट्रैक्शन। आप लक्स समझो ना बेटा, क्या है लक्स, बेटा ट्रैक्टर का चिपकना है, वो ट्रैक्टर को मिट्टी का चिपका के चल रहा है, जैसे चिपका के चल रहा है, ग्रिपिंग बढ़िया है, ग्रिपिंग के साथ सब कुछ बढ़िया, एरिया बड़ा, ट्रैक्शन बड़ा, ड्राइवर कंफर्ट बड़ा। मेन इसी कहानी यही है, बेटर सरफेस कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड विच हेल्प्स इन द गुड लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंफर्ट। जब आपने यहाँ पे ग्रिपिंग और ट्रैक्शन लिख दिया, पूरे नंबर चढ़ने यहाँ पर, और ये दो नंबर के क्वेश्चन है। सबका आंसर अगर मैं पूछूं ना एक लाइन में, क्या आता है पहला क्वेश्चन, सर व्हाई डू रियर व्हील्स और जनरल है द हायर इन्फ्लेशन ट्रैक्शन के लिए, अगला मड से बाहर आने के लिए, अगला मड से बाहर आने के लिए और शार्प टर्न्स, और अगला ग्रिपिंग और ट्रैक्शन के लिए। ये ऐसी कहानी थी, बाकी कुछ भी लिखो बना के, दो नंबर के ज्यादा थोड़ा है इसमें। तो इसमें यही कहानी थी कि लक्स का डायग्राम जरूर बना देना, डायग्राम बहुत जरूरी है लक्स का, ताकि टीचर को बता, आपको पता होना चाहिए लक्स क्या है। रियर व्हील्स में हम, रियर व्हील्स में आयर में, टायर में लक्स देते हैं, ताकि क्या हो, ताकि सर यहाँ पे हमें बेटर कॉन्टैक्ट एरिया मिले, बेटर ग्रिपिंग मिले। तो ये इसका मेन फैक्ट है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द सिंगल एक्शन एंड डबल एक्शन डिस्कस करो। ये पहले का ही सी चल रहा है, क्योंकि सब आपको देखना है, दो नंबर के हैं सिर्फ, है ना, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करना, आपको इतना बताना चाहिए मेन डिफरेंस सिंगल एक्शन और डबल एक्शन डिस्क एरो। देखो डिस्क एरो क्या होता है, एक सेकेंडरी इंप्लीमेंट होता है ना डिस्क एरो। सिंगल एक्शन का मतलब है, मान लो ये इंप्लीमेंट है, इसमें एक ये साइड है, एक ये साइड है, इंप्लीमेंट समझो, और यहाँ पे क्या लगी होती है, डिस्क वगैरह लगी होती है, यहाँ पे ये डिस्क वगैरह लगी है, ऐसे करके, है ना। ऐसे ये फील्ड में आगे चलता है, और ये करता है सेकेंडरी टिलेज करता है, खेती करता है, सेकेंडरी टिलेज मतलब फाइनल ऑपरेशन करता है, छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल को रिमूव करता है, ठीक है ना, वीड्स को रिमूव करता है, खरपतवार को रिमूव करता है। तो ये आपका सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है, आपको हो गया सिंगल एक्शन। डबल एक्शन का मतलब है कि आपने इसके पीछे, ये तो लगा ही लगा है, ये तो लगा ही लगा है, इसमें दो और लगा दिए इसके पीछे, ये। तो सबसे मेन डिफरेंस ये होता है कि इसमें टू गैंग होती है, ये आपको बोलते हैं गैंग, ये आपकी टू हो गई, और ये आपको हो गया एक दो तीन चार, टू या टू से ज्यादा,
ठीक है। और दूसरी बात, जब ये फील्ड में आगे बढ़ेगा, मान लो ये कोई लैंड है, तो इसने इस साइड भी कर दी खेती, इस साइड भी कर दी, आगे बढ़ता बढ़ेगा। जब ये आगे बढ़ेगा तो पहले ये खेती कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे आते हैं तो ये भी कर रहे हैं। मतलब इंटायर फील्ड जो हो रही है ट्वाइस खेती हो रही है उसकी, ट्वाइस, और इसकी सिंगल टाइम्स हो रही है, जो इंटायर जो आपको फील्ड कवरेज हो रही है। और दूसरा, अगर आप इनके बीच का एंगल दोगे तो हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा होता है, और इनके बीच का एंगल जो होगा 90 डिग्री से कम होगा। तो एंगल बिटवीन टू गैंग इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल बिटवीन टू गैंग इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये मेन डिफरेंस होता है। अगर आप देखोगे डायग्राम तो ये रहा, ये आपका सिंगल एक्शन है कि आपका एक ये रहा, एक ये रहा, इसमें डिस्क लगी हुई है। किसी ने नहीं देखा इंप्लीमेंट तो यही होता है, कोई ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर वाले ज्यादा पढ़ लेते हैं इसमें, वही है बस कि इंप्लीमेंट देखो, आप समझो इसको। ये आपका डबल एक्शन है, इसमें क्या है, टू गैंग है, टू गैंग प्लेस एंड टू एंड। इसमें क्या है, टू और मोर गैंग है, तो लगभग 2 भी होती है, 4 भी होती है डबल एक्शन में। इनके बीच सबसे मेन है कि इंटायर फील्ड जो होगी वर्कड ओनली वंस, इसमें इंटायर फील्ड इज वर्क ट्वाइस। सबसे मेन डबल एक्शन में यही है कि जैसे आपको पता है कि ये दोनों तो आगे बढ़ाइए, मुझे मान लो यहाँ पे खेती करनी है, तो इन दोनों ने करा, उसके पीछे चाहती इसने फिर से कर दी, तो पूरा डबल हो गया ना। और एंगल बिटवीन देखो, इसमें 90 डिग्री से ज्यादा होगा और इसमें 90 डिग्री से कम होगा। तो ये बताना चाहिए, बहुत ही आसान था, सिर्फ बच्चों वाली चीज है। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये हो गया आपका थ्रूपुट और एक्सियल फ्लो थ्रेशर। अभी देखो आपका थ्रूपुट और एक्सियल फ्लो थ्रेशर क्या होता है। देखो थ्रेशर का काम क्या होता है, मान लो ये कोई क्रॉप है, ये कोई दाना है, इसके ऊपरी पार्ट को हटाना, छिलके को हटाना ही थ्रेशर है। वो फ्रिक्शन के द्वारा, आपने हाथ में कोई मूंगफली का दाना लो, कोई मतलब दाना लो जिसके ऊपर छिलका होता है, उसको हाथ में फ्रिक्शन की तरह रब करो तब भी निकल जाएगा। तो वही थ्रेशर जो होता है इंडस्ट्री स्केल पे करता है, बेसिक वर्किंग वही है, टू रिमूव द आउटर लेयर बाई सम फ्रैक्शन, बाई सम फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के द्वारा, रबिंग के द्वारा, है ना। तो ये आपका होता है थ्रेशर का काम। अब इसमें 2 थ्रेशर आपके पास हो गए सर, हमारे कौन कौन थ्रेशर हो गए सर? एक तो मेरे पास है थ्रूपुट और एक आपका होता है एक्सियल। अब देखो काम कर सके ऐसे करता है थ्रेशर, ये आपका सिलेंडर होता है, सपोज करो ये सिलेंडर है ना, और एक आपका होता है कॉनकेव, मान लो ये आपका कॉनकेव है, हम इसके बीच में सीड को रखते हैं, बीच को रखते हैं, इन दोनों के जो डिस्टेंस कम होता है, ये घूमता है, इन दोनों की वजह फ्रिक्शन जनरेट होता है और आउटर लेयर को अलग करता है। अगर जो आपका थ्रेश होके जो जो आपका आएगा, अब इसमें देखो छिलका भी बाहर आएगा, ग्रेन भी बाहर आएगा, जो ग्रेन और स्ट्रो इसमें बाहर आएंगे, अगर वो सिलेंडर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर आ रहे हैं तो वो थ्रूपुट है। थ्रूपुट क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर वो सिलेंडर की पैरेलल डायरेक्शन में बाहर आ रहे हैं तो वो एक्सियल है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए था। तो जो भी आपका ग्रेन, मतलब थ्रेशिंग के बाद, थ्रेशिंग का मतलब क्या है, आउटर लेयर निकलने के बाद, तो जो भी आपका थ्रेश ग्रेन प्लस स्ट्रो है, अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर आ रहा है तो थ्रू है। अगर वही मान लो ये सिलेंडर ऐसे लगा है, ये कॉनकेव ऐसे लगा है, और मेरा ग्रेन प्लस स्ट्रो, मतलब पहले मेरा ग्रेन था और उससे स्ट्रो निकल गया, दोनों के दोनों पैरेलल डायरेक्शन में बाहर आ रहे हैं इसके, तो वो आपका एक्सियल है। तो बहुत ही सिंपल है, आपका यही डिफरेंस है। थ्रेश ग्रेन एंड स्ट्रो, कौन से थ्रेश ग्रेन और स्ट्रो, इनपुट आपका कैसे भी हो सकता है। मान लो ये सिलेंडर है, ये कॉनकेव है, मैं इनपुट ऐसे भी डाल सकता हूँ टेंजेंशियल, मेरे को देखना आउटर, अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर ले रहा हूँ, अलग अलग मैकेनिज्म होती है इंडस्ट्री में, आपको डायग्राम सही से दिख रहा होगा, बहुत सारी मैकेनिज्म होती है, वो परपेंडिकुलर बाहर निकालते हैं। थ्रेश ग्रेन स्ट्रो इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, इस एक्सिस ऑफ सिलेंडर के परपेंडिकुलर बाहर आएंगे, जो थ्रेश बाहर आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका थ्रूपुट हो जाएगा। थ्रूपुट का मतलब देखो, थ्रू मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत, ऐसे याद करो, और एक्सियल मतलब पैरेलल। अगर आपको ये याद हो गया तो बाकी कुछ नहीं है कि एक इस एक्सिस के पैरेलल अगर बाहर आएगा थ्रेश ग्रेन तो आपको हो जाएगा एक्सियल फ्लो हो जाएगा। ये सबसे मेन डिफरेंस है दोनों में। आगे सॉलिड कोन एंड द होलो कोन नोजल्स। अब देखो सॉलिड कोन और होलो नोजल क्या होती है। देखो सॉलिड कोन नोजल ये रही, होलो कोन नोजल ये रही। देखो इसका मतलब क्या है, अगर आपने कभी भी, ये नोजल है, नोजल का काम करता है स्प्रे करना, हमने जो स्प्रे पैटर्न ऐसा करा कि वो ठोस है। ठोस का मतलब क्या है कि यहाँ भी स्प्रे हो रहा है, यहाँ भी स्प्रे हो रहा है, यहाँ भी एक कॉनिकल जो बन रहा है वो सॉलिड कोन है। सॉलिड कोन का मतलब है कि इट्स अ वाइड कवरेज, हर जगह आपका स्प्रे हो रहा है ना। होलो कोन का मतलब है अगर मैं स्प्रे पैटर्न बनाऊं तो मैं सिर्फ आउटर लेयर पे स्प्रे कर रहा हूं, ओनली दिस लेयर, तो ये आपका होलो कोन नोजल हो गया। तो इट्स सॉलिड कोन, इट्स अ सॉलिड इन ऑल द पार्ट्स, इन ऑल द पार्ट्स, इट्स ओनली आउटर पार्ट। सबसे मेन डिफरेंस यही है। अगर आप ये समझ गए ना तो फिर कुछ पढ़ने वाली चीज नहीं। आपने एक ऐसी नोजल स्प्रे करी है, देखो स्प्रे पैटर्न है जो आप स्प्रे कर रहे हो, लिक्विड ड्रॉपलेट, अगर सिर्फ वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा आपका बहुत अच्छा। दूसरा आपका होता है इट्स अ वाइड कवरेज होती है इसमें, और इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों इवन डिस्ट्रीब्यूशन? यहाँ भी स्प्रे कर रहा है, यहाँ भी, और वाइड कवरेज है। इसकी कवरेज लेस होगी, आउटर पार्ट में ही कर रहा है तो लेस कवरेज है इसकी, लेस कवरेज है। अब सर आउटर पार्ट में क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, होल होता है इसके बीच में। इट्स अ होल एट द सेंटर ऑफ द नॉलेज, क्या होता है, होल होता है एट द सेंटर ऑफ
नोजल, नोजल के सेंटर में ही होल है यहाँ पे नो होल, कोई होल नहीं है। तो ये मेन डिफरेंस है इसका। आप डायग्राम समझ गए सॉलिड कॉर्नर इसका ये, ठीक है। ये देखो डिफरेंस ये आपका सॉलिड कॉर्नर दिख रहा होगा, हर जगह स्प्रे हो रहा है। डायग्राम बनाओगे कैसे, यहाँ पे सॉलिड कॉर्नर में ऐसे 3-4 कॉनिकल बनाना कि लगे हर जगह है, और यहाँ पे एक ही जगह है, होलो कॉन हो गया। अब दोनों में ना आपका देखो, अगर दोनों में देखो ना इनपुट होता है, ऐसे भी पानी आ सकता है, इसको बोलते हैं एक्सियल एंट्री पैरेलली, एक होता है टेंजेंशियल एंट्री, दोनों में होती है एक्सियल और टेंजेंशियल। कभी भी एक्सियल सॉलिड कॉन और टेंजेंशियल सॉलिड कॉन में डिफरेंस पूछते हैं। तो एक्सियल में ध्यान को, अगर पानी सीधा आएगा ना तो फाइन ड्रॉपलेट हमें मिलती है, बहुत ही फाइन। अगर टेंजेंशियल, कभी भी टेंजेंशियल आता है तो हमें कोर्स ड्रॉपलेट मिलती है, तो यही पता होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में देखो, इसकी लेस कवरेज हो गई, इसकी मोर कवरेज है सॉलिड कॉन की, इसकी लेस कवरेज है। इसमें होल है यहाँ पे नोजल में, तो डायग्राम देखोगे नोजल का, तो ये होल वाला, ये ना डायग्राम उल्टा बन गया, होलो कॉन का डायग्राम ये रहा। इसके नोजल के सेंटर में होल है, ये होल छेद, अगर मैं दिखाऊं, मैंने ऐसा दिखा रखा है। अगर आप 3D डायग्राम देखोगे ना तो ऐसे होल होता है यहाँ पर, ये नोजल है आपका पूरा, यहाँ पे कोई होल नहीं होता, ये पूरा आपका ठोस होता है ऐसे करके। ये सॉलिड कॉन नोजल का डायग्राम में लिखा भी उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे इंपैक्ट फोर्स लगती है एक, तो यहाँ पे टेंजेंशियल और इंपैक्ट दोनों फोर्स लगती है, और लिखा एडिशन ऑफ इंटरनल, ये आपको लिखना है। मेन आपका यही है कि ये सॉलिड स्प्रे है, मोर कवरेज है, नो होल है, मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का, वाइड कवरेज के लिए होता है, मीडियम टू कोर्स पार्टिकल के लिए। सर ये फाइन पार्टिकल्स के लिए लेस कवरेज है, ठीक है ना। होलो बना रहा है स्प्रे का, जो पैटर्न आपका बना रहा है होल होता है सेंटर, यही आपका मेन डिफरेंस हो गया। दोनों के दोनों स्प्रे नोजल के टाइप है। अगला, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, फर्टिलाइजर एंड होरिजेंटल प्लेट प्लांटर। सबसे पहले तो आपको अगर देखो ये तो क्या था, ये ना दिमाग से लिखा था, सीड कम फर्टिलाइजर एंड होरिजेंटल प्लेट प्लांटर। पहले तो देखो, पहला क्या है, ये सीड ड्रिल है एक, और एक प्लांटर है। तो सीड ड्रिल क्या होता है सर, आपका सीड ड्रिल स्मॉलर सीड के लिए, छोटे छोटे सीड के लिए होता था, और प्लांटर आपको मैंने बताया था बोल्डर सीड के लिए, जिनका साइज बड़ा होता था। ये छोटे सीड के लिए होता है, ये सीड ड्रिल का काम क्या होता है, सीड को फील्ड में सो करना, बोना, करेक्ट डिस्टेंस पर, करेक्ट सीड रेट पर, करेक्ट मीटरिंग डिवाइस से। ये बोल्डर सीड के लिए, इनका साइज बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, ये रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन करता है, रो टू रो, या एक सीड बोया फिर रो टू रो, प्लांट टू प्लांट नहीं करता था, ये रो टू रो और प्लांट टू प्लांट दोनों करता है। अब ये सीड का फर्टिलाइजर है, यानी इसमें सीड भी हो रहा होगा, फर्टिलाइजर भी हो रहा होगा, ये ओनली सीड हो रहा होगा, यही से डिफरेंस बन जाता है, पता। तो यही इसका डिफरेंस है मेन, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल एंड ओरिएंटल प्लेट प्लांटर। ये आपका सीड एंड फर्टिलाइजर दोनों के लिए होता है, लेकिन सीड कम फर्टिलाइजर, कम मतलब होता है दोनों चाहिए, और ये आपको ओनली सीड के लिए है। ये स्मॉलर सीड के लिए होता है, सीड ड्रिल तो होता है स्मॉलर सीड के लिए, तभी तो प्लांटर हमें आया था। किसी भी क्रॉप के सीड का साइज बोल्ड हो गया, बड़ा हो गया, डायमीटर बड़ा हो गया, तो उसको हम प्लांटर से करते हैं। प्लांटर हमेशा रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट दोनों डिस्टेंस मेंटेन करता है, और ये प्लांटर है और ये सीड ड्रिल है, रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन करेगा। इसमें 2 सीड बॉक्स होता है, अगर आपने सीड ड्रिल की वर्किंग पढ़ी हो तो कुछ भी नहीं होता सर, ये एक बॉक्स होता है, जैसे आप लोग गेहूं है, गेहूं आप इसे भर के रख दोगे, सीड बॉक्स बोल रहे हैं। इसके थ्रू आपकी एक ट्यूब लगी हुई है, ये ट्यूब लगी हुई है, इसके फर ओपनर है। फर ओपनर ये फील्ड में चलाओगे, फर ओपनर मिट्टी में छेद करेंगे, यहाँ से सीड गिरेगा और ये मिट्टी में सो करते आएंगे। ये ऐसा काम होता है। 2 बॉक्स हो गए ना, एक सीड ड्रिल के लिए, एक फर्टिलाइजर के लिए, समझ रहे हो। तो सीड ड्रिल के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, दोनों एक साथ करते हैं, तो 2 बॉक्स होंगे, यहाँ पे ओनली 1 बॉक्स होगा। इसका टाइप लिखने हो, एज प्लेट हिल होते हैं, इतना ज्यादा डीप में नहीं जरूरत नहीं। तो ये डिफरेंस हो गया, और हो गया। आगे करते हैं, ठीक। अब देखो, हम डिस्कस करते हैं बायोगैस और प्रोड्यूसर गैस को, कंप्रेस नेचुरल गैस और कंप्रेस बायोगैस को। मैंने सारी गैस को एक साथ डिस्कस कर देता हूँ, ताकि चीजें बहुत आसान रहे, है ना, हमारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी फिर। ठीक है, गैसेस है, कंफ्यूज मत होना। पहला आपका बायोगैस है, आप समझो बायोगैस क्या है सर हमारी। सर मीथेन, CH4 और CO2, ये हमारी बायोगैस है। बहुत मेन है कि बायोगैस क्या है, पहले समझो ये मीथेन है, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड मीथेन। सबसे मेन वर्ड है मीथेन, ये हमने पूरा पढ़ लिया था, है ना। ये हमें किससे मिलती है, नीचे लिख रहा हूं मैं सोर्स। ये सर हमें मिलती है एनिमल वेस्ट से, एनिमल वेस्ट, है ना। आप एनिमल वेस्ट ले लो, डंग ले लो, गोबर ले लो, उससे मिलेगी। मतलब एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ना, ये बच्चा बना दो, खुश हो गया, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोल्यूशन था। फिर हमारी ये बायोगैस थी, है ना। ऐसी हमारी आपकी आती है CNG, नेचुरल गैस। सर वो क्या होती है, सर वो भी मीथेन होती है, वो भी मीथेन है, लेकिन वो किससे मिलती है हमें, पेट्रोलियम से। किससे मिलती है, पेट्रोलियम से। तो वो इन्वायरमेंटल हेल्दी नहीं होती, क्या होगा, अनहेल्दी। क्योंकि आजकल इन तीनों, आप जब तक आपको गैसेस डिफाइन नहीं होंगे ना, तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो बायोगैस क्या है सर, बायोगैस में मीथेन है, CNG नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं इसको, मतलब कंप्रेस्ड मीथेन होती है। तो ये सर ये भी मीथेन है, लेकिन ये पेट्रोलियम से मिल रही है, ये एनिमल वेस्ट से मिल रही है। मतलब ये फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल
ईवी फ्रेंडली, ये ईवी अनफ्रेंडली है। ये ना सर, एक होती है प्रोड्यूसर गैस, पहले फॉर्मूले लिखो सबके। एक आपकी होती है वाटर गैस। इन चारों में ना डिफरेंस पूछ रहा है आजकल, तो चारों गैस ही समझोगे है क्या। प्रोड्यूसर गैस आपकी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। मैं मेन घटक लिख रहा हूं, बाकी छोटे छोटे कुछ ना कुछ चीजें हो सकती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इन दोनों में तो मीथेन थी, इन दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड है। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, जरा ध्यान सुनना, ये भी हमें पेट्रोलियम, कोयला, कोल इनसे मिलती है। तो पेट्रोलियम और कोल को हम जब हम क्या करते हैं सर, जलाते हैं, कंबशन करते हैं, मतलब होता है थर्मोकेमिकल, मतलब कंबशन करना, जलाना, कंबशन, तो हमें प्रोड्यूसर गैस मिलती है। कोई बात नहीं, अभी समझ लो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। और ऐसी हमें वाटर गैस मिलती है। अब इन चारों गैस में डिफरेंस क्या है, ये कंप्रेस मीथेन है, ये कंप्रेस मीथेन है, ये दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसमें नाइट्रोजन आया था, इसमें हाइड्रोजन आया था। जरा ध्यान सुनना, ये जो इसका सोर्स है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है। इसका सोर्स इन्वायरमेंटल अनहेल्दी है, तो ये इन्वायरमेंटल अनहेल्दी होती है, पोल्यूट होती है, ये सब लिख सकते हो आप, पोल्यूट वगैरह। तो डिफरेंस थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब इसमें क्या है, ये अभी हमें पेट्रोल कोल से मिल रही है, तो ये भी हमें अनहेल्दी हो गया, इन्वायरमेंटल अनहेल्दी, क्योंकि मिलता हमें कोल के जलाने से नहीं है। ये आपका बायोकेमिकल कन्वर्जन है। बायोकेमिकल मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में हम जला नहीं रहे हैं इसको, हम जला रहे हो ना, हम तो बायोकेमिकल कन्वर्जन करती हैं। ये आपका केमिकल कन्वर्जन है। केमिकल मतलब इसमें हम जला रहे हैं, इसको कंबशन कर रहे हैं, जला रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। इसमें ऑक्सीजन नहीं थी, ये बायोकेमिकल था, ये थर्मोकेमिकल है। तो ये दोनों बड़ा डिफरेंस होता है। ये पेट्रोलियम से मिल रहा है, ये हमें किससे मिल रहा है, एनिमल वेस्ट से मिल रहा है। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर, इन दोनों में डिफरेंस है, यहां पे नाइट्रोजन होती है, यहां पे हाइड्रोजन होती है। अब दोनों अगर किसी के पास आग लेके जाओगे तो ये जल जाएगी, ये नहीं जलेगी, तो ये कम ज्वलनशील होती है। तो क्या होती है, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू लो होती है, लो कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लो कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसमें नाइट्रोजन होती है जो जलती नहीं है, इसमें हाइड्रोजन होती है और ये जलती है। बाकी दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन है। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसर गैस में सर, ये बायोकेमिकल कन्वर्जन है, ये थर्मोकेमिकल कन्वर्जन है। इसका सोर्स पेट्रोलियम है, इसका सोर्स एनिमल वेस्ट है। फिर समझो, ये सर बायोगैस, सर ये नेचुरल गैस, ये प्रोड्यूसर गैस, ये वाटर गैस, सर CH4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सर ये भी मीथेन है, बस इसका सोर्स क्या है, एनिमल वेस्ट है। इसका सोर्स क्या है, पेट्रोलियम। छी 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 छी। यहां पे क्या था, यहां पे क्या था, प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड लगा दो दोनों में। सर प्रोड्यूसर है ना, क्या प्रोड्यूस करिए, नाइट्रोजन। वाटर है ना, क्या लेकर आ रही है, हाइड्रोजन। तो याद करने की ट्रिक है ना। चलो ये हो गया सर। ये आपकी क्या होगी, ये प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, टॉक्सिक बहुत होती है। क्यों, इसमें नाइट्रोजन होता है, बहुत टॉक्सिक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है सर, बहुत बहुत टॉक्सिक होती है, क्योंकि दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड है, मोर टॉक्सिक ये भी होगी। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू लो होगी, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जलता नहीं है, लो कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी। तो अच्छा, बहुत ही अच्छा। और इन दोनों में डिफरेंस है तो लिख दो, ये इन्वायरमेंटल के अनहेल्दी है और ये इन्वायरमेंटल के अनहेल्दी है। इन दोनों में आया डिफरेंस, तो ये बायोकेमिकल कन्वर्जन है, ये थर्मोकेमिकल कन्वर्जन है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक बहुत ज्यादा होती है, ये कम टॉक्सिक होगी, जैसे मीथेन है। सर ये लो कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। लिखते जाओ, मतलब डिफरेंस अगर आपको थोड़ा समझ में आ गया तो लिख दोगे। डिफरेंस अब देखो, बायोगैस प्रोड्यूसर गैस में तो ये आपको पता है, ये मीथेन वाली है, ये CO+N2 है। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा तो मोर टॉक्सिक हो गई है, कैलोरीफिक वैल्यू इसकी लो हो गई, दोनों नहीं जलते। और ये थर्मोकेमिकल कन्वर्जन है और ये बायोकेमिकल कन्वर्जन है, वही सब बता रखा है जो बताया था। सोर्स बायोमास है, कोक से बनती है, तो इसलिए इन्वायरमेंटल अनहेल्दी होगी। तो अगर आप वो समझ के चीज़ों को, तो मैंने बताया था, तो वो कर ही लोगे। अगला जैसे कंप्रेस बायोगैस और नेचुरल गैस। अब पता होना चाहिए बायोगैस में क्या है, इसमें भी मीथेन है, इसमें भी मीथेन है, लेकिन ये आपका बन रही है बायोमास से, ये आपका बन रही है कोल से। तो जैसे कोल आपको आया बताया इन्वायरमेंटल अनहेल्दी है, CNG से प्रोडक्ट पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से हमें मीथेन मिल रहा है और इस समय मीथेन मिल रहा है। कंप्रेस मीथेन है, सेम कैलोरीफिक वैल्यू, इसमें कंप्रेस मीथेन है, इन्वायरमेंटल अनहेल्दी हो गई, पोल्यूटेड हो गया, ये क्लीन एनर्जी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये सब इसका डिफरेंस होता है। आपको माइंड में वो चारों गैसेस का समझना पड़ेगा कि चारों गैसेस में डिफरेंस क्या है। अगला करते हैं। अगला आपका देखो ये था, तो दो आपका ये आया था। फिर आया था AC मोटर और DC मोटर और सोलर सेल और ड्राई सेल। देखो दो नंबर के हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको पता होना चाहिए। अब AC मोटर, DC मोटर, देखो आपको AC मोटर में पता होना चाहिए कि आपको अल्टरनेट करंट आती है। करंट जो होती है आपको ऐसे आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट है। डायरेक्ट करंट में करंट जो है कांस्टेंट है, ठीक है। तो इट्स अ अल्टरनेटिंग करंट है, तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट को जो है इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। मोटर काम क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ये डीसी इलेक्ट्रिसिटी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो इसमें सिंगल फेस और 3 फेस दोनों हो सकते हैं। ये आपका सिंगल फेस होगा बस,
जितने भी सिंगल फेस होती है ना वो खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये तो आपकी होती है सेल्फ स्टार्टिंग, क्योंकि ये सिंगल फेस है खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगी, क्यों? क्योंकि तो 3 फेस भी है, तो ये तो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो ओवरऑल ये नोट सेल्फ स्टार्टिंग हो गई, मतलब मे और मे नोट सेल्फ स्टार्ट, ये बहुत मेन है। अब इसका एसी का एडवांटेज क्या होता है कि इसमें मेंटेनेंस बहुत कम लगती है, लेस मेंटेनेंस है, तो इसलिए इसकी लाइफ जो होती है वो हायर लाइफ होती है। डीसी में आपकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी लाइफ कम है। लेकिन दोनों में एफिशिएंट पूछा ना, डीसी मोर एफिशिएंट है, दो मेंटेनेंस ज्यादा लग रही है, लाइफ कम है, लेकिन एफिशिएंसी के बारे में डीसी जो है मोर एफिशिएंट होती है, ये ध्यान रखना, हमें तीनों की तीनों चाहिए। इससे हमें वेरिएबल टॉर्क मिलता है और सेम स्पीड। इससे हमें क्या मिलता है? सेम टॉर्क मिलता है, क्योंकि डीसी करंट है टॉर्क सेम देगी, यहाँ पे वेरिएबल टॉर्क देगी, इसलिए लार्ज इंडस्ट्री में होती है, ये स्मॉल इंडस्ट्री में होती है। मतलब एसी करंट के 3-4 पॉइंट बहुत हैं। पहला सर ये वेरिएबल टॉर्क देती है, वेरिएबल टॉर्क मतलब आपको अलग अलग आउटपुट चाहिए, तो इसलिए ये 3 फेस सिंगल फेस है, इसलिए सर ये लार्ज इंडस्ट्री में होती है, इसलिए इसकी हायर लाइफ है और लेस मेंटेनेंस है। डीसी में सब ये उल्टा, सेम टॉर्क, वन फेस सेल्फ स्टार्टिंग हो गई, स्मॉल इंडस्ट्रीज, लेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हायर मेंटेनेंस, यही सब इसमें डिफरेंस देखा है। कन्वर्ट एसी करंट टू मैकेनिकल, कन्वर्ट डीसी। एसी मोटर रन होता है सिंगल एंड 3 फेस दोनों, 3 फेस, और ये रन होता है सिंगल फेस है इसलिए सेल्फ स्टार्टिंग है। 3 फेस सेल्फ स्टार्टिंग हो भी सकता है, नहीं भी, सिंगल फेस हमेशा होता है, इसलिए मे और मे नॉट सेल्फ स्टार्ट, इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ द मोटर, बट सिंगल फेस और 3 फेस। लार्ज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, एसी करंट है तो आपको लेस मेंटेनेंस चाहिए होगी, हायर लाइफ एफिशिएंसी कम है, तो ये सब इसकी चीज बता रखी है, बच्चों वाला डिफरेंस होता है। आगे देखो सोलर सेल और ड्राई सेल। देखो सोलर सेल वो होता है जो सोलर एनर्जी को, सूर्य की एनर्जी गिरी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करा, दोनों के दोनों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। ड्राई सेल का मतलब क्या होता है? केमिकल एनर्जी, ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चल रहा है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। ड्राई सेल जो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, ये हम कॉपर और इसकी ये एनोड कैथोड बनाते थे और यहाँ पे H2SO4 भर देते थे। अगर हमने H2SO4 भरा हुआ तो वो वेट सेल हो गया, मतलब दोनों केमिकल सेल है, मतलब क्लासिफिकेशन ऐसे चल रहा है, सोलर सेल और ये केमिकल सेल। केमिकल सेल क्या है? केमिकल एनर्जी को, मतलब हमने लिक्विड डाल रखा है, एनोड कैथोड बना रखा है, उसको इलेक्ट्रिकल में कर रहा है। इसने बोला कुछ नहीं, मैं सोलर एनर्जी पीवी मॉड्यूल आता है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में करूंगा। इसके अंदर भी दो आए थे केमिकल के अंदर, ड्राई सेल, ड्राई केमिकल सेल और वेट केमिकल सेल। वेट केमिकल सेल का मतलब है जहां पे आपने एनोड कैथोड लगाया, अगर मैंने H2SO पर इलेक्ट्रोलाइट भर दिया तो वो आपका हो गया वेट वाला, अगर मैंने नहीं भरा तो आपका ड्राई हो गया। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही है, इट्स कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इट्स कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी। ये आपका बैटरी में आपका यूज हो गया ये वाला, और ये आपका सोलर ईवी मॉड्यूल में यूज हो गया। ये अभी लिख सकते हो, अब जो भी इन्वायरमेंटल वाले हैं, ये इन्वायरमेंटल हेल्दी है, लेस पोल्यूशन है, बैटरी में आपका ये हो गया वो हो गया, तो कहानियां बन सकते हो, केमिकल यूज हो रहे हैं ये सब, वो तो कहानियां हो गई फिर बनानी है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे अभी। हेलो एवरीवन, देखो हम देखेंगे लिस्ट आउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉलोइंग, आपका फर्स्ट का ये है, ये आपको ध्यान रखना है, 2-2 नंबर एक क्वेश्चन है जो एग्रीकल्चर ऑप्शन में आया था, तो बहुत ज्यादा हमें डीप में नहीं लिखना। लिस्ट आउट द फैक्टर्स, तो देखो फैक्टर्स लिखने हैं, कहीं पता लगा कोई ये डिस्क्राइब नहीं करना कि बायोगैस प्रोडक्शन कैसे होता है, हमें देखना है कि फैक्टर्स इन प्रोसेस को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है पहला, अगर हम देखें बायोगैस को प्रोडक्शन को जो कैटल मैन्योर से हम करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? ये वाले फैक्टर्स, द फैक्टर इफेक्टिंग द बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसी का बताना है कि बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, कौन कौन से फैक्टर इसमें इफेक्ट करते हैं। देखो आपको पता है, मैंने बताया भी था याद करने का तरीका, आपका सबसे पहले होता है टेम्परेचर और प्रेशर, ये तो आपको पता है, आप हर किसी में लिख सकते हो, टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर कंटेंट, ये हर किसी में आपका आएगा। फिर आपको पता है जनरल फैक्टर क्या होते हैं, पीएच फैक्टर क्या होगा, रिटेंशन टाइम आपका क्या होगा, टॉक्सिसिटी लेवल क्या होगा, न्यूट्रिएंट क्या होगा, डेप्थ टू डायमीटर रेशियो क्या होगा, फीडिंग रेट। फीडिंग रेट को मैं यहाँ पे लिखूंगा, मतलब 4 तो बिल्कुल आसान है, टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर कंटेंट, फीडिंग रेट। तो अगर आपने फैक्टर्स के नाम भी लिख दी तब भी आपको पता लग जाएगा। CN रेशियो था, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, ये 20 से 30 होता तब अच्छा बनाया जाता है। टेम्परेचर की बात करो, बेस्ट टेम्परेचर बायोगैस के लिए एनारोबिक डाइजेशन के लिए होता है 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत मेन है। रिटेंशन टाइम, कितनी देर तक आप वो डाइजेशन में रहेगा। देखो आपको हो क्या रहा है, ये आपका कोई बायोमास है, एनिमल वेस्ट है ना, उसको आप क्या कर रहे हो, बैक्टीरिया द्वारा, ये आपने एनिमल वेस्ट डाला यहाँ पर, ये कौन सा चैम्बर है, डाइजेशन चैम्बर है, इस पे एनारोबिक डाइजेशन होगा ऑक्सीजन की अब्सेंस में, इसमें बैक्टीरिया वगैरह एक्ट करेंगे। जितने टाइम तक ये एनिमल वेस्ट यहाँ पर आएगा उसी को क्या बोलते हैं, वाला टाइम बोलते हैं। तो अगर ये भी इसको अफेक्ट करता है, रिटेंशन टाइम जनरल की बात करें तो 30 से 45 होता है लेंथ और टाइम, जनरल की बात करें तो इसमें पीएच वैल्यू 6 से 7.5 सबसे अच्छी मानी जाती है। टॉक्सिसिटी अगर आप NO3 और K ऐड करोगे तो सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर आप इसी में अगर आपने ये स्कैप और ये सब ऐड करा तो ये टॉक्सिसिटी बढ़ा देगा। हमें ज्यादा सब नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ये फैक्टर्स वगैरह लिखने हैं,
थोड़ा थोड़ा, मैंने इसे पूरा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं और ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो दीज आर द फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग द बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रोड्यूसर गैस प्रोडक्शन फ्रॉम द एग्रीकल्चर क्रॉप रेसिड्यू। आपको पता होना चाहिए बायोगैस प्रोडक्शन कैसे होता है। सर बायोगैस होता है हमारे पास एनिमल वेस्ट होता है, उसका हम एनारोबिक डाइजेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी बायोगैस बोलते हैं। सर ये रहा हमारा प्रोड्यूसर गैस। कैसे मिलता है सर, कोल पेट्रोलियम होता है, उसका हम थर्मोकेमिकल करते हैं, ज्वलन करते हैं, फायर करते हैं, कंबशन करते हैं। थर्मोकेमिकल बोल लो, कंबशन बोल लो, है ना, आग में फायर में कंबशन कर रहे हैं उसका, तब हमें प्रोड्यूसर गैस मिल रही है। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO प्लस N2, ये आपकी क्या होती है, प्रोड्यूसर गैस होती है। सर ये प्रोड्यूसर गैस है हमारी, ये इसी वजह से गैसिफिकेशन बोलते हैं। उसने बोला कि अगर मैं बायोमास से ही, अगर देखो आजकल क्या कह रहे हैं, रिसर्च हो रही है कि एनिमल वेस्ट या फिर काउ डंग, इससे क्या हम प्रोड्यूसर गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी ये विजन ज्यादा अच्छी है, इससे भी करी जा रही है। तो पूछा कि अगर हम इससे प्रोड्यूस करेंगे तब क्या क्या फैक्टर्स को अफेक्ट करेंगे। सबसे ज्यादा फैक्टर्स वही रहेंगे सब, मॉइस्चर कंटेंट, ये सब सबसे मेन रहता है कि जो एनिमल वेस्ट वगैरह होते हैं ना, अगर आप इसी केमिस्ट्री में जाओगे तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बन होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बन। तो इनको जब हम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन करेंगे तो ये मैटर करेगा कि इनका कंपोजिशन कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, कार्बन इसमें कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसमें। एक आपका होता है इसमें इक्विवेलेंस रेशियो, इक्विवेलेंस रेशियो, और दूसरा गैसिफिकेशन एजेंट, कि एजेंट कौन सा रहेगा जो थर्मोकेमिकल हम कर रहे हैं, वो बहुत मेन है, इक्विवेलेंस रेशियो और गैसिफिकेशन एजेंट। दीज टू आर थिंग दैट द टीचर वांट्स टू सी इन योर आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है कि अगर आप प्रोड्यूसर गैस प्रोडक्शन कर रहे हो फ्रॉम कोल से, अगर हम कोल की बात करते तो अलग अलग फैक्टर आते, लेकिन हम बात किससे कर रहे हैं, पेपर में किससे पूछा है, एग्रीकल्चर क्रॉप रेसिड्यू से। तो आपको पता है प्रोडक्शन गैस, आपको पता है तो कोल से होती है, हम पता है कोल को थर्मोकेमिकल करते हैं, प्रोड्यूसर गैस मिलती है। एक आपकी होती है बायोमास से भी, इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बन होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सेलुलोज, लिग्निन, मिनरल्स, इससे इनको पैरालिसिस वगैरह करते हैं। इसमें अच्छा ये होता है कि एक तो आपको प्रोड्यूसर गैस मिल रही है और चारकोल कम मिलता है। अब फैक्टर्स की बात करो, बड़ा फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग इफ यू आर प्रोड्यूसिंग द प्रोड्यूसर गैस फ्रॉम एनिमल वेस्ट। सबसे मेन है केमिकल कंपोजिशन, दूसरा मेन है कॉम्प्लेक्स कार्बन, ये को ये रहा सबसे मेन है, एलिमेंट कंपोजिशन सबसे मेन है। दूसरा आपका इक्विवेलेंस रेशियो, मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा, इक्विवेलेंस रेशियो होता है कि कार्बन कंटेंट कितना है इसमें, ये सब। और तीसरा आपका गैसिफिकेशन एजेंट, ये तो लिखना ही लिखना है, बाकी आपने पुराने वाले भी लिख दिए ना तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये सब लिख दोगे तो एग्जैक्ट तो देखो आंसर लिखा नहीं आता। मॉइस्चर कंटेंट भी ठीक है, पार्टिकल साइज है, एलिमेंट कंपोजिशन है, टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर कंटेंट, फीडिंग रेट जनरल है, ये तो हर जगह लिख दो। बाकी एक द इक्विवेलेंस रेशियो, बायोमास, कॉम्प्लेक्स कार्बन, इसको इतनी हीट लगेगी, आपको माइंड में समझ में आगे चाहिए तो लिख ही दोगे, पीएच लेवल क्या है, ये सब है ना, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, हमें फैक्टर्स ही लिखने हैं। अगला देखो, ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रैक्टर ड्रोन एमबी प्लाउ। आपको पता है ड्राफ्ट क्या होता है सर, ये मेरा ट्रैक्टर है सर, ये मेरा रियर व्हील है, ये मेरे छोटे व्हील है, ये ऐसे चल रहा है और ये इंप्लीमेंट को खींच रहा है। ड्राफ्ट आपका होता है, मान लो ये पुल है, ये पुल, अगर आप ड्राफ्ट समझोगे तो ये जो होरिएंटल डायरेक्शन में कंपोनेंट, ड्राफ्ट आपका होता है। अगर ये पुल का मतलब क्या है, पुल का मतलब कितनी पावर चाहिए तुम्हें इंप्लीमेंट को पुल करने के लिए, पुल मतलब होता है खींचना। आप समझो चीजों को, ड्राफ्ट मतलब हो गया कि हमें पी, अगर मैं थीटा एंगल ले रहा हूं तो पी कॉस थीटा, इट्स अ होरिएंटल, इट्स अ होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ पुल, इसको बोलते हैं इट्स अ होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ पुल इन अ डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। अगर आपका ट्रैक्टर सीधे चल रहा है ऐसे तो इस डायरेक्शन में कितना ड्राफ्ट इसको लगेगा। अब ड्राफ्ट देखो किस पे डिपेंड करता है, जरा ध्यान से देखना, ड्राफ्ट डिपेंड करता है, ड्राफ्ट देखो किस पे डिपेंड करता है, पहला स्पीड पर, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा ड्राफ्ट होगा। सही है, ड्राफ्ट इक्वल टू, इसलिए इक्वेशन होती है डी नॉट इक्वल टू के आर स्क्वायर, ये इक्वेशन लिख दी वहीं पूरे नंबर चढ़े जाएंगे। दूसरा मॉइस्चर कंटेंट जितना बड़ा होगा उतना ड्राफ्ट मिलेगा। तीसरा कटिंग एज जितनी होगी, अगर आप कोई मान लो इंप्लीमेंट इस पे काम कर रहा है, इंप्लीमेंट आपका कोई काम कर रहा है, उसकी जो कटिंग, जो शार्पनेस होगा, अगर शार्पनेस बहुत ज्यादा है तो कटिंग एज शार्पनेस, जितनी ज्यादा शार्पनेस होगी उतना ज्यादा ड्राफ्ट होगा आपको होगा। फिर आपका डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कट पे, विथ ऑफ कट पे, तो यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ कट और विथ ऑफ कट। फिर आपका कंडीशन ऑफ सॉइल पे, सॉइल जिस मिट्टी में चल रहा है उस मिट्टी में कंडीशन कैसी है, तो कैसी आपकी टाइप ऑफ सॉइल है, लूज सॉइल है तो लूज ड्राफ्ट मिलेगा। और डेप्थ एंड विथ में मोटा मोटा याद करो कि डेप्थ बढ़ाओगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेप्थ बढ़ाओगे तो ड्राफ्ट कम होगा, विथ बढ़ाओगे ड्राफ्ट कम होगा। डेप्थ वाले में ये होता है बस कि पहले इनिशियली अगर आप डेप्थ बढ़ा रहे हो तो ड्राफ्ट गिरेगा, लेकिन कुछ बाद फिर ड्राफ्ट इंक्रीज होने लगता है। थोड़ा सा है वो याद नहीं करना है इतना, मतलब मोटा मोटा क्या है ड्राफ्ट का, ये रहा कहानी, ये रही। अब ऐसे याद करो इसको, ड्राफ्ट को, अगर स्पीड बढ़ाओगे, पहला फैक्टर आपको हो गया इफेक्ट होता है स्पीड, स्पीड बढ़ाओगे ड्राफ्ट बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, जो ज्यादा वाले हैं पहले वो याद करो। दूसरा वाला आपका ये शार्पनेस, शार्पनेस होता कटिंग एज होगी तब भी ड्राफ्ट बढ़ेगा। तीसरा आपका कंडीशन ऑफ ये रहा सॉइल,
कि अगर मॉइस्चर कंटेंट है तब भी यार ड्राफ्ट होगा। अब ड्राफ्ट कम किससे होगा? कम होने का, अगर आपने डेप्थ बढ़ाई तब आपका ड्राफ्ट कम है, विथ बढ़ाई तब ड्राफ्ट कम है। ये याद कर लिया, डेप्थ का पूरा नहीं लिखना, 0.10 सेंटीमीटर ड्राफ्ट बढ़ाते हो ड्राफ्ट कम होता है। अगर आप इसे ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट है, ये डेप्थ है, तो 0.10 सेंटीमीटर होगा तो ऐसे डिक्रीज होगा, उसका एकदम इंक्रीज होता है। तो इतना याद नहीं कर सकते हम, मोटा मोटा यही कि अगर विथ ऑफ कट बढ़ाओगे तभी आपका ड्राफ्ट कम है। मतलब इन दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किनके साथ? डायमेंशन के साथ, डेप्थ एंड विथ के साथ। इतना भी जितना याद रहा, टाइप ऑफ द प्लाउ पे डिपेंड करता है। अगर इंडिजीनियस प्लाउ है तो आपका ड्राफ्ट ज्यादा होगा। तो ये भी आपने लिख दिया कि सोइल की कंडीशन, टाइप ऑफ सोइल, टाइप ऑफ प्लाउ, इफेक्ट ऑफ स्पीड, द डेप्थ ऑफ कट, विथ ऑफ कट, मॉइस्चर कंटेंट। अब तो ये बता रहा हूँ, ये बाकी सब ये सब लिख दोगे इतना तो बहुत ही अच्छा आंसर है, बट ऐसा लिख नहीं सकते, तो फैक्टर से लिख दो, वो भी और अच्छा मानेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रेन लॉस इन द पावर थ्रेशर। जो आपके ग्रेन लॉसेस होते हैं, आपको बताया जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रेन लॉस होता है पावर थ्रेशर में, मैंने बताया था 3 फैक्टर तो बहुत मेन होते हैं। एक आपका होता है स्पीड, एक आपका होता है कॉनकेव क्लियरेंस, दूसरा आपका होता है मॉइस्चर कंटेंट। हमेशा ध्यान रखो, लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सीड डैमेज के। मैं बताऊंगा अभी लॉस को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, पहली बात कि थ्रेशिंग में लॉस है क्या, वो बहुत मेन है। तो पेरिफेरल स्पीड हो गया, सिलेंडर कॉनकेव क्लियरेंस हो गया, मॉइस्चर कंटेंट। फिर टाइप ऑफ क्रॉप पे भी डिपेंड करता है, वेदर कंडीशन पे भी, फीड रेट पर ही। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, देखो ये सिलेंडर है, तो ये रहा मेरा सिलेंडर। अच्छा ये सिलेंडर है, ये ना सिलेंडर ऐसे बनता है, थोड़ा सा करते हैं, ये ऐसा सिलेंडर बना रखा है ना, ये ऐसा 3D में से, और ये आपका कोई कॉनकेव, ये कॉनकेव है, तो ये मेरा सिलेंडर है। इसके बीच में हमें सीड डालना है, बीज को। आप समझो थ्रेशिंग क्या होती है, पहले समझो थ्रेशिंग क्या है। थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द आउटर लेयर ऑफ द सीड इज रिमूव्ड। आपको होता है ना छिलका हटाना, मान लो कोई गेहूं आई, गेहूं का हमें आउटर लेयर उतारनी है, तभी तो हमें दाना मिलेगा। दाना निकालने को ही थ्रेशिंग बोल रहे हैं, है ना, उसे ग्रेन निकालना। तो हम इनके बीच में इनको दोनों को रखते हैं, ये स्पीड से घूमता है, इन दोनों में फ्रिक्शन डेवलप होता है, फ्रिक्शन शेयरिंग फोर्स, इसके द्वारा ये आउटर लेयर हटता है, और आपका ये आपका सीड थ्रेश होता है। तो जितनी ज्यादा स्पीड से घुमाएंगे, अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी इसकी, जितनी ज्यादा मैं इसको स्पीड से घुमाऊंगा, बहुत ज्यादा स्पीड से घुमा रहा हूं, तो मेरे क्या होंगे, लॉसेस कम होंगे। लॉसेस का मतलब है मेरे बहुत ज्यादा सीड से ग्रेन निकलेगा। डैमेज हो सकता है, देखो जितनी स्पीड से घुमाओगे डैमेज होने के चांस है, लेकिन छिलका उतना ही अच्छा उतरेगा। तो स्पीड बढ़ाओगे तो लॉस कम है, हाँ डैमेज ज्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं सर। ऐसे अगर मैं जितना मैं कॉनकेव, इन दोनों के बीच का क्लियरेंस को बोलते हैं कॉनकेव क्लियरेंस, जितना मैं कॉनकेव क्लियरेंस कम रखूंगा, जितना मेरा कॉनकेव क्लियरेंस कम होगा, उतना मेरा लॉस कम होगा। क्योंकि आपको पता है, अगर मान लो कि 2 मैंने सिलेंडर बना दिया ऐसे, एक ये है, इनके पीछे कॉनकेव कोई दाना यहाँ पर आएंगे तो इनका तो थ्रेशिंग होगी ही नहीं, तो वो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर थ्रेशिंग नहीं हो रही तो वो बहुत बड़ा वो है, नुकसान है, लॉस है। और एक मैंने ऐसे बनाया, ये बहुत ही कम है, तो यहाँ पे डैमेज ज्यादा हो सकता है कि हाँ भाई सीड टूट जाएगा, डैमेज अलग है, डैमेज आएगा, लेकिन लॉस क्या हो जाएंगे सर, कम हो जाएंगे। ऐसी मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाओगे, गीला है, अगर आपको बहुत ज्यादा गीला है, डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, डैमेज ज्यादा हो गया, लॉस कम हो गया। तो अगर हमें लॉस कम करना है तो स्पीड बढ़ा दो, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा दो, कॉनकेव क्लियरेंस कम कर दो, ये इसका इफेक्ट है। अगर ये लिख दिया तो क्या ही बात, अगर ये नहीं भी लिखा तो ये तो लिखो, कुछ तो लिखो भाई, ये तो लिख दिया है तो बहुत ही बड़ी बात है, आप समझ गए, तो आप दिखा रहे हो कि पेरिफेरल आपने लॉस कम करने हैं सर, ये स्पीड बढ़ानी है, कॉनकेव क्लियरेंस कम करना है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ लॉस कम है भाई, स्पीड पे जा बिल्कुल 20 की स्पीड पर, और क्लियरेंस कम कर दे, अपने आप लॉस कम, क्लियरेंस कम, बात ही खत्म, है ना। आगे बढ़ो। अब देखो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला आपका होता है टॉप डेड सेंटर। आपको बताया, अगर आपने इंजन का डायग्राम देखा हो तो ये आपका इंजन का बेसिक डायग्राम होता है। ये यहाँ पे पिस्टन लगा होता है, ये ऐसे, ये ऐसे कनेक्टिंग रोड आती है, क्रैंकशाफ्ट आती है ऐसे करके, ये आपका पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये क्रैंकशाफ्ट है। यहाँ पे आपका होता है टीडीसी, यहाँ पे आपका होता है बीडीसी, ये आपका होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ये स्ट्रोक होता है, और ये आपका होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टॉप डेड सेंटर होता है अगर पिस्टन टॉप पर है, मान लो पिस्टन घूमता है, देखो पिस्टन अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ये यहाँ घूमेगी, ये यहाँ पर आएगी। जब पिस्टन टॉप पर, इसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। व्हेन द पिस्टन इज एट द टॉप, इट्स नोन एज द टॉप डेड सेंटर। तो आप बोल सकते हो, इसी को आप डायग्राम बना के यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो यही इसको डिफाइन कर रखा कि ये आपका टीडीसी है, तो ये वाला पॉइंट आपका टीडीसी हो गया, बीडीसी हो गया, दोनों के बीच को स्ट्रोक का डायग्राम जरूर बनाना। डायग्राम इज कंपलसरी, ये बहुत इफेक्टिव डायग्राम है। व्हेन द पिस्टन इज एट द टॉप, इट्स नोन एज द टॉप डेड सेंटर, ये इसकी डेफिनेशन है। अगला देखो, इंजन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम क्या है। हमेशा ध्यान रखो, 2 डिस्प्लेसमेंट आपके होते हैं, एक आपका होता है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, एक आपका होता है इंजन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। दोनों में डिफरेंस क्या है, मान लो एक इंजन है जिसमें एक ये सिलेंडर लगाए, ये सिलेंडर लगाए, ये सिलेंडर लगाए, ये सिलेंडर लगाए। अगर मैं पिस्टन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आपको पता है, ये मेरा पिस्टन है, वो ए एरिया में मूव कर रहा है और एल उसकी स्ट्रोक लेंथ है।
तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट हो गया कि एक पिस्टन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, कितना वॉल्यूम मूव करता है एक स्ट्रोक में, वो आपका सिंपल ए इंटू एल होता है। इंजन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक मिनट में सभी सिलेंडर कितना वॉल्यूम मूव कर रहे हैं, एक मिनट में सभी सिलेंडर। आपको पता है एक सिलेंडर कितना करता है, ए इंटू एल करता है, तो करता है, बिल्कुल करता है, धूमधाम से। एन सिलेंडर कितना करेंगे, मान लो ये नंबर ऑफ सिलेंडर एन है, 1 2 3 4, अगर एन के लिए 4 भी 3 कुछ होती है, एन सिलेंडर, तो ए एल इंटू एन। अब एक मिनट का मतलब क्या है, इंजन डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन सुनो, एक मिनट में पावर स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम मूव करते हैं, द इंजन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय ऑल द सिलेंडर्स ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक इन 1 मिनट। अगर हम एक मिनट में पावर स्ट्रोक निकालें तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए क्रैंक शाफ्ट, देखो आपको पता है ये यहां से आएगा, मैं ज्यादा नहीं आ रहा हूं इसमें। अगर आपको 2 स्ट्रोक इंजन है तो एक मिनट में आपके एन पावर स्ट्रोक होते हैं, अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो एक मिनट में n/2 होते हैं, मैंने बताया भी था। तो बहुत आसान है सर, इंजन डिस्प्लेसमेंट की कहानी सर हमारी ये रही, गेरा टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ ऑल द पिस्टन्स ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक इन 1 मिनट, एक मिनट में पावर स्ट्रोक में सभी इसके द्वारा। तो ए इंटू एल एन तो है, ये मीटर क्यूब में आया कि ए इंटू एल एक सिलेंडर का है, एन सिलेंडर का ही हो गया। अब दिखाना कि इसको मीटर क्यूब पर मिनट में होना चाहिए, इंजन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इट्स ऑलवेज मेजर्ड इन द मीटर क्यूब पर मिनट। तो इसके फॉर्मूले में अब आएगा कि एक मिनट में पावर स्ट्रोक कितने हो रहे हैं। तो अगर 2 स्ट्रोक इंजन है तो आपके होते हैं एन पावर स्ट्रोक, ये रहा, और अगर ये 4 स्ट्रोक इंजन है तो आपके होते हैं n/2 पावर स्ट्रोक। तो इसकी यूनिट आपकी होती है मीटर क्यूब पर मिनट। तो ये मीटर क्यूब पर मिनट इसकी यूनिट है, एरिया मीटर स्क्वायर में, मीटर में, ये एन की यूनिट नहीं होती, एन आपका आरपीएम है, राउंड पर मिनट। तो आपका ये रहा। तो इसलिए इंजन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम दोनों अलग डेफिनेशन है। अगला नेक्स्ट देखो, टेपेड क्लियरेंस। देखो क्या होता है, ये रहा टेपेड क्लियरेंस। आपने कभी देखा होगा, कभी आपने मान लो ये वॉल्व है, ये वॉल्व का स्टेम है, ये वॉल्व है, ये स्टेम है, इसको बोलते हैं स्टेम। आपके बीच में होता है आर्म, आर्म, ये आपका रोकर आर्म लगा हुआ है। आपको पता है आपको वॉल ऑपरेट करानी है, जैसे ही आर्म टच करेगा तो ये वॉल ऑपरेट हो जाएगी। तो इनके बीच में हम एक क्लियरेंस देते हैं, किसके बीच में, आर्म और स्टेम के बीच में। मैंने बताया था, मेरे नाम से याद कर लो, सागर। वॉल क्लियरेंस जब भी है ना, क्लियरेंस सर क्लियर करा देंगे। तो पहला क्या है सर, ये है आपका स्टेम, और दूसरा क्या है, आर्म। स्टेम और आर्म के बीच में टेपर्ड क्लियरेंस होता है। अब टेपर्ड क्लियरेंस हमें ज्यादा क्यों देते हैं, हम देते क्यों टेपर्ड क्लियरेंस, क्यों ना हमेशा आर्म से चिपका के रखे, इसलिए क्योंकि गर्मियों में थर्मल एक्सपेंड करती है। तो जो थर्मल एक्सपेंशन आपका होता है तो वो ऑलरेडी एक्सपेंड करेगी, जगह नहीं होगी। लेकिन हम पहले से अगर क्लियरेंस देंगे तो एक्सपेंशन के लिए जगह होती है। तो टू अवॉइड थर्मल एक्सपेंशन द वॉल क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड, ये सब इसको हो जाएगा। अब इनलेट वॉल का क्लियरेंस कम होता है एग्जॉस्ट वॉल से, क्यों, एग्जॉस्ट वॉल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन होगा। हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, बट उन्होंने वॉल क्लियरेंस पूछा था, तो ये इसका इंपोर्टेंस होता है। आगे टिल्ट एंगल और क्या होता है, स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ का। देखो दो चीज हमेशा ध्यान रखो, डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल। ये रहा डिस्क एंगल। देखो डिस्क एंगल क्या है, मान लो ये आपका कोई प्लेन होता है, ये आपकी कटिंग एज है, कटिंग एज का जो प्लेन है वो हॉरिजेंटल के साइड या फिर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, इट्स अ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एंड द प्लेन ऑफ द कटिंग एज। समझ में आया? जब आप फ्रंट से देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई देगा, डिस्क एंगल हो गया। यही मैं अगर टॉप से देखूं तो ये आपको टिल्ट एंगल क्या होता है, इट्स अ वर्टिकल एंड द प्लेन ऑफ द कटिंग एज, तो ये आपका टिल्ट एंगल होता है। तो बहुत ही आसान है सर, डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल। प्लेन ऑफ द कटिंग एज तो है, प्लेन ऑफ द कटिंग एज, प्लेन ऑफ द कटिंग एज, इट्स द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ये डिस्क एंगल हो गया। टिल्ट एंगल आपका हो जाएगा वर्टिकल के साथ, तो डायग्राम ये वर्टिकल और प्लेन ऑफ द कटिंग एज आपका टिल्ट एंगल हो जाएगा। ये आपका होता है 15 से 25 डिग्री और ये आपका होता है 35 से 40 डिग्री, सॉरी 42 से 45 डिग्री है डिस्क एंगल। डिस्क एंगल आपका फिर से बताता हूँ, डिस्क एंगल ये विथ ऑफ द कट को कंट्रोल करता है, विथ ऑफ द कट ना, इसका डायग्राम यही रहा। इसको डायग्राम ऐसे ही बनाना है, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है और ये प्लेन ऑफ द कटिंग एज है, इसके बीच में आपको होता है, ठीक है। आपका टिल्ट एंगल ये आपका डेप्थ ऑफ द कट को कंट्रोल करता है, डेप्थ ऑफ द कट ये आपका होता है इसके बीच में वर्टिकल एंड प्लेन ऑफ द कटिंग एज, ये आपका टिल्ट एंगल है। इसकी वैल्यू होती है 15 से 25 डिग्री। इन्होंने पूछा था टिल्ट एंगल ऑफ स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ। अब प्लाउ भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ और वर्टिकल डिस्क प्लाउ। स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ के लिए डिस्क एंगल 42 से 45 ही होता है और टिल्ट एंगल 15 से 25 डिग्री होता है, यही होता है। एक आपका होता है वर्टिकल डिस्क प्लाउ। स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ पेपर में पूछा था, मैं तो वही लिखना था, लेकिन मान लो अगर वर्टिकल डिस्क प्लाउ पूछा था तो तो डिस्क एंगल तो यही रहेगा, लेकिन वर्टिकल डिस्क एंगल का वर्टिकल प्लाउ का आपका जो ये होता है टिल्ट एंगल 0 हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसी क्वेश्चन में आगे लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि चीजें क्लियर रहे। ये आपका स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ का पूछा था सर, स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ वर्टिकल डिस्क प्लाउ, यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्क एंगल, यहाँ पे लिख रहा हूँ टिल्ट एंगल। तो वही आपका डेफिनेशन वही है, प्लेन ऑफ कटिंग है, डेफिनेशन वही है, पर इसकी वैल्यू होती है 42 से 45, इसकी होती है 15 से 25।
फिर पता होना चाहिए ना, ये 42 से 45 वर्टिकल डिस्प्ले होगा, टिल्ट एंगल 0 होता है, ये सब चीजें बताना चाहिए। इन्होंने स्टैंडर्ड डिस्प्ले की पूछी, तुम्हारी वही डेफिनेशन आपकी आएगी। अगला फील्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स। फील्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स कुछ नहीं होता है, ऐसे फील्ड एफिशिएंसी। फील्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स आपका होता है रेशियो ऑफ एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी इनटू 100, यही आपका फील्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स है। आपको वहां पे एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी भी लिखनी है और थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी भी लिखनी है। देखो ये रहा, ये जो फील्ड एफिशिएंसी होती है, यहाँ पे ना फील्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स मत लिखना, किसी बुक में ना फील्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स नहीं लिखा होता, फील्ड एफिशिएंसी लिखी होती है। लेकिन ये दिखाता है कि फील्ड परफॉर्मेंस, वो किताब में ऐसे लिख देते हैं, इट कवर्स बाय बिलो द पैरामीटर, मतलब 3 पैरामीटर्स को कवर करते हैं, इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी, एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी और ये थोड़ी फील्ड एफिशिएंसी। तो कुछ भी नहीं होता, इफेक्टिव अपॉन थ्योरेटिकल का रेशियो आपको मैंने बताया था। थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी होती है विथ इनटू स्पीड बाय 10, कि कितना वो हेक्टेयर लैंड कवर कर रहा है, हेक्टेयर बाय आर। थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी होती है एज्यूमिंग कोई लॉस नहीं हो रहा, 100% कवरेज है। भाई थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी क्या है? थ्योरेटिकल फील्ड कवरेज एज्यूमिंग 100% एफिशिएंट, तो विथ इनटू स्पीड बाय 10 होगी। इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी जो आप इसमें एक्चुअल में मेजर करोगे तो वहां पे विथ कम हो जाएगी, w डैश इनटू s बाय 10। इन दोनों का रेशियो ही क्या हो जाएगा? फील्ड एफिशिएंसी हो जाएगी। सर कुछ समझ में आया नहीं आया? सर ये देखो बेटा, ये देखो, ये ट्रैक्टर है, ये w विथ से ऑपरेट हो रहा था, स्पीड मान लो sc, तो इसकी इफेक्टिव कैपेसिटी का मतलब क्या है कि हेक्टेयर पर आवर, एक घंटे में कितना काम करेगा, w इंटू एस बाई 10। मान लो कोई भी लॉस वगैरह नहीं हो रहा तो आपको हो जाएगा थ्योरेटिकल, एज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी। इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी क्या है? हम उसको w डैश इनटू s बाय 10 कर देंगे, क्या भाई इफेक्टिव से लॉस लेके, इन दोनों का रेशियो क्या है? फील्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स या फील्ड एफिशिएंसी, इफेक्टिव अपॉन थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल हमेशा ना को एज्यूमिंग 100% एफिशिएंट। ये तो सर हो गया, ये नेक्स्ट करो। सैल्वेज वैल्यू ऑफ अ मशीन। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है? सैल्वेज वैल्यू होती है, मान लो आपने कोई भी इंप्लीमेंट खरीदा, ये इंप्लीमेंट की कॉस्ट है मान लो 100 रुपए की, आपने 100 रुपए का एक प्लाउ लेकर, एक कंप्यूटर लेकर आया मान लो, तो आपने बोला कंप्यूटर 10 साल तक चलता है, कंप्यूटर का 10 साल तक। जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है, जो वैल्यू बचेगी वही आपकी सैल्वेज वैल्यू है। सैल्वेज वैल्यू है बची हुई वैल्यू आफ्टर इट्स ओन लाइफ, जब उसकी पूरी लाइफ खत्म हो जाए, द वैल्यू रिमेनिंग इट्स सैल्वेज वैल्यू। ये हमेशा आपकी इसको ऐसे दिखाते हैं, इट्स ऑलवेज अ 10% ऑफ अ इनिशियल वैल्यू। हम जितने भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को क्वेश्चन करते हैं, सैल्वेज वैल्यू हमेशा 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस के इक्वल होती है। तो यही आपकी डेफिनेशन थी, ये रहा आपका। The salvage value, estimated value of an asset, machine or tractor after its useful life is over. When the any machine achieved its useful life, the value at this stage is known as salvage value. It's generally taken as a 10% of a purchase value. ये हमेशा 10% of cost की होगी। और एक बच्चा और अच्छा होगा जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिख दे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मान लो कि 100 रुपए की चीज थी, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 10 रुपए रह गई, तो अब मान लो कि 10 साल में उसकी वैल्यू 10 रुपए लगे, तो हर साल कितना कितना से कम हो रही है, तो उसका डेप्रिसिएशन हो गया। तो डेप्रिसिएशन का आप लीनियर से जाओगे तो हो जाएगा p माइनस एस बाई एन। ये p है परचेज वैल्यू, स्टार्टिंग में कितनी थी, s कितनी है सैलरी बची हुई वैल्यू, n कितने ईयर्स में उसकी वैल्यू इतनी रह गई। तो हर साल आपका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला ये लिख दो और सैलरी लिख दो 10% ऑफ परचेज। तो आपका यहाँ पे लिख देना स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ पे आपको और नंबर मिल जाएंगे। ये नंबर पाने का तरीका है बस एक, ठीक है। अब पढ़ते हैं टोटल सॉलिड और वोलेटाइल सॉलिड के बारे में, ठीक है। देखो हम टोटल सॉलिड और वोलेटाइल सॉलिड के बारे में, देखो आप समझो, टोटल सॉलिड और वोलेटाइल सॉलिड ये बहुत बार पूछा गया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑप्शनल में। ये दोनों आपको बायोगैस में यूज होते हैं, बायोगैस में। देखो इसका मतलब क्या है, मान लो कोई आपका ये कोई एलिमेंट है, इसमें 3 चीजें होती हैं हमारे उसमें, एक आपका होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक आपका होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक आपका होता है वाटर। अगर मैं किसी भी सब्सटेंस, टोटल सॉलिड का मतलब है सब कुछ, ऑर्गेनिक भी होगा, वाटर भी होगा, इनऑर्गेनिक भी होगा। अगर मैं टोटल सॉलिड में से इनऑर्गेनिक कंटेंट और वाटर हटा दूं तो वो आपका वोलेटाइल सॉलिड हो गया। मतलब वोलेटाइल सॉलिड इज कंटेनिंग द सब्सटेंस आफ्टर रिमूविंग वाटर एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर मैं वाटर एंड इनऑर्गेनिक को हटा दूं, जो भी ऑर्गेनिक बच रहा है, मतलब ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को दिखा रहा है वोलेटाइल सॉलिड। टोटल सॉलिड इंक्लूडिंग ऑल ऑर्गेनिक एज वेल एज द इनऑर्गेनिक। वोलेटाइल सॉलिड आपका यूज क्या होता है? देखो हम क्या करते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। मान लो आपके पास कोई एनिमल गेस्ट डंग वगैरह आया, तो हम उससे भी आपकी बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, इससे बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत डिबेट चलती है कि अगर मैं पानी या फिर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको हटा दूं, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक लूं, तो उनसे ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी या उससे कम एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, किसी को नहीं पता किससे ज्यादा एफिशिएंट होगी। रिसर्च पेपर है अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंसेस पे रिसर्च चल रही है अभी, ये अभी कोई कंक्लूजन नहीं आया। एक रिसर्च पेपर पढ़ोगे वो बोलता है वोलेटाइल सॉलिड से ज्यादा बायोगैस प्रोड्यूस होती है, इससे पढ़ोगे बोलेगा इससे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अलग अलग अभी डिबेटेबल है ना। पर आपको ये ध्यान रखना कि वोलेटाइल सॉलिड वो पूछ क्यों रहा है, वो इसलिए पूछ रहा है वोलेटाइल सॉलिड और टोटल सॉलिड, इट कंटेन्स ऑर्गेनिक वाटर एंड इनऑर्गेनिक।
इट कंटेन द ऑर्गेनिक। और मेन वोलेटाइल सॉलिड में होता है कि आपने लिक्विड डाल दिया, तो अगर मुझे इसको वेपर में कन्वर्ट करना था, सॉलिड विल बी डायरेक्टली कन्वर्ट टू द वेपर। ये वोलेटाइल है बहुत। वोलेटाइल का मतलब ये कि थोड़ी सी भी हीट मिली डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होगा। थोड़ा सॉलिड में क्या है कि सॉलिड पहले लिक्विड में आएगा फिर वेपर में आएगा, मतलब ये है द सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू द वेपर विदाउट गोइंग टू द लिक्विड, वो लिक्विड में जा ही नहीं रहा, ये रहा। और टोटल सॉलिड में इट्स गोइंग इन दिस प्रोसेस कि पहले सॉलिड लिक्विड में आएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर आपका वेपर में आएगा। इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं, इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक होते हैं, ये रहा। इसमें अगर आप कोई भी डंग लेगोगे ना, डंग, तो अगर आप कोई भी काउ डंग लेगो तो इसमें 80 लगभग 80 से 82% मॉइस्चर कंटेंट होता है और 18 से 20% आपका टोटल सॉलिड्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो यही है, ड्राई मैटर इंक्लूड्स ऑल द सब्सटेंसेस। इट ड्राई मैटर आफ्टर रिमूविंग द वाटर एंड द इनऑर्गेनिक वाटर यूज इन द बायोगैस प्रोडक्शन, यूज इन द, ये वोलेटाइल सॉलिड है, ये टोटल सॉलिड है। मतलब आपने इससे क्या कर दिया, इनऑर्गेनिक और वाटर रिमूव कर दिया, रिमूविंग। कंटेन ओनली ऑर्गेनिक वाटर, ये आपको सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर, सॉरी ऑर्गेनिक मैटर आपका बचता है, इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द वाटर, और ये आपका नहीं हो रहा। ये सब चीजें बच्चों वाली चीजें हैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगला देखो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, मेरे को यहीं पर था। हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम में क्या होता है, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम होता है आप जब, ये आपका डाइजेशन चैम्बर है, आपको पता है बायोगैस कैसे बनती है, आप डंग को, एनिमल वेस्ट को इसमें डालते हो डाइजेशन चैम्बर में, कितने कुछ टाइम के लिए डालोगे, या आपने स्लरी डंग प्लस वाटर डालते हो, कुछ बैक्टीरिया इसमें एंटर करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं इसको, आपको मैंने बताया था पूरे मिथेनजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, इसमें एक्ट करते हैं और हमारी बायोगैस प्रोड्यूस होती है। तो जितने लेंथ तक आपने डाइजेशन चैम्बर में डाला है वही आपका रिटेंशन टाइम है। द टाइम that is available for the bacteria to digest the animal waste in the digestion chamber, that's the retention time। ये बहुत मेन है, बहुत ही आसान था सर, ये तो क्या ही था। तो रिटेंशन टाइम आपका ये रहा। The period of the retention of the material inside the digestion is known as the retention period। retention period is the function of the temperature and the फीड स्टॉक टाइप, कि आपने कैसा फीड स्टॉक डाला है, उसमें डेंसिटी कितनी है, वाटर कंटेंट कितना है और टेम्परेचर कितना है। जनरली आपका 30 से 45 दिन होता है, मैक्सिमम 60 दिन तक आता है, 30 से 45 जनरली और 60 दिन। किसी को याद करना है तो काउ बिफेलो का 60, पिग का 20, पोल्ट्री का 20 और नाइट, मतलब अलग अलग डंग का अलग अलग होगा ना, तो टाइप ऑफ द फीडिंग स्टॉक पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इतना नहीं याद करना, 30 से 45 60 ये भी लिख दिया, और डेफिनेशन आपको सुननी है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं यहीं पे। लेकिन अगर कोई बच्चा तेज होगा तो यहीं पे वो वाला डाइजेशन वाला वो कर देगा फॉर्मूला ड्राइव, पाई एफ और डी स्क्वायर इंटू एच, अगर उसको याद हो तो। हमारा वॉल्यूम इंटू 1.1 होता है, ये हमारा कैसे आता है, डब्ल्यू डी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइड बाई रो इंटू 1.1 इक्वल टू पाई एफ और डी स्क्वायर इंटू एच इंटू रिटेंशन टाइम। ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर दो वहीं पर। अगर किसी ने कर रखा है 2 वॉल्यूम को इक्वेट कराते हैं, मैंने ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, तो मैं इसको ज्यादा नहीं बता रहा, बट आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, जो अच्छा बच्चा होगा लिख देगा वहां पर। लास्ट पढ़ते हैं हम सोलर टाइम के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बताते हैं सोलर टाइम के बारे में कि सोलर टाइम क्या होता है। देखो सोलर टाइम ये बहुत समझने वाला है, अगर आप सोलर टाइम समझो बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट है नहीं। मान लो कि आपका ये कंट्री है इंडिया, आपको पता है इंडिया की हम टाइम मेजर करते हैं जीएमटी वगैरह से मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड हमें 5:30 ऐसा मिलता है ना। मान लो हमें इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम मिल गया, स्टैंडर्ड टाइम मिल गया, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन का टाइम बताना है। मान लो बैंगलोर में कोई एक जगह है या फिर जयपुर में एक सिटी है जयपुर, इन दोनों का लोकेशन मतलब उस पर्टिकुलरली लोकेशन का टाइम सोलर टाइम है। सोलर टाइम स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, सबसे बड़ी बात है सोलर टाइम लोकल टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। सोलर टाइम इसको लिख लो, और लोकल टाइम एक ही बात है, स्टैंडर्ड टाइम अलग होता है। तो स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा है किसी कंट्री का किसी भी जगह का, उसमें 2 चीजें मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम में जो डिफरेंस आता है वो 2 चीजों से आता है। पहला, एक तो लोकेशन की वजह से, उसकी लॉन्गिट्यूड की लोकेशन अलग होगी, भाई बैंगलोर का लॉन्गिट्यूड अलग है और जहां पे हमने इंडिया का मेजर करा है उसका लोकेशन अलग है। और दूसरा, अर्थ अपनी उस ऑर्बिट में घूम रही है, तो इसलिए हमें स्टैंडर्ड टाइम से लोकल टाइम निकालना पड़ता है, यही हमारा सोलर टाइम है। तो सोलर टाइम, द टाइम corresponding to a particular location is a solar time, it's also known as a local time। ये रहा लोकल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम से अलग क्यों है सर, ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम में हमें 2 चीजें करेक्ट करनी पड़ेंगी, एक तो ड्यू टू द लोकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ पर्टिकुलर लोकेशन, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन में हमें लोकल टाइम निकालना है, उसकी लॉन्गिट्यूड की लोकेशन के कारण चेंज आएगा, और ड्यू टू द अर्थ ऑर्बिट रिएक्शन, ये रहा। तो लोकल टाइम का फॉर्मूला अगर आप वहां पर लिख दो, इसको बोलते हैं लोकल एपरेंट टाइम, एलएटी, इक्वल टू आपको होता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम मान लो कि ये रहा स्टैंडर्ड टाइम, ये हमें गिवन है, प्लस जो इसके कारण करेक्शन आता है ना वो 4 गुना वेटेज लेता है, जो इसके कारण करेक्शन आता है वो उतना ही वेटेज लेता है, मतलब 4 टाइम्स
इन दोनों का डिफरेंस करो, किसका, लोकेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम माइनस लोकेशन ऑफ लोकल लॉन्गिट्यूड। ये स्टैंडर्ड टाइम जहां पे इंडिया का मेजर कर रहे हैं, मान लो कोलकाता, वो तो स्टैंडर्ड है, और जहां पे हमें निकालना है उनका आएगा। इन दोनों का डिफरेंस करोगे, करेक्शन हम कर रहे हैं, जो इसके करेक्शन का वेटेज है वो 4 गुना है, प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन। ये टाइम करेक्शन की इक्वेशन कहां से निकलती है, अर्थ हमारे चारों ओर घूम रही है, तो हमारा टाइम जो है थोड़ा वेरी करता है, तो ये इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन ग्राफ होता है थोड़ा सा। तो अगर आपको बस ये फॉर्मूला लिखना है वहां पर, बहुत आसान फॉर्मूला है, डरना नहीं है इस फॉर्मूले से। अगर आप समझ गए तो आप ये समझो सर, ये स्टैंडर्ड टाइम है, हम इंडिया, अब ऐसे समझो इंडिया, हमें लोकल टाइम पे पहुंचना है, लोकल एपरेंट टाइम कैसे निकालोगे सर? सर स्टैंडर्ड टाइम में कुछ ऐड प्लस माइनस करके आएगा, अब प्लस माइनस कर दो यहाँ पर 4 गुना। सर इन दोनों की लॉन्गिट्यूड की लोकेशन का डिफरेंस ले लो, तो लॉन्गिट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ लोकेशन प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन। सर 2 टाइम करेक्शन आया, ये लॉन्गिट्यूड के कारण आया, ये अर्थ ऑर्बिट के घूमने का कारण आया। यही लोकल एपरेंट टाइम को सोलर टाइम बोलते हैं। इट्स अ टाइम ऑफ पर्टिकुलर लोकेशन दैट इज डिफरेंस बिटवीन दैट्स डिफर फ्रॉम द स्टैंडर्ड टाइम ड्यू टू द डिफरेंस इन द वही एक्स वाई डायरेक्शन जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसके कारण, और था अर्थ ऑर्बिट के कारण। तो ये इक्वेशन लिख दो, और इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन को याद नहीं कर सकता, इसकी भी इक्वेशन होती है 9.57 sin 2 बीटा, ये सब यहाँ पे लिख दो। इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन फंक्शन ऑफ बीटा, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन का ये बीटा के साथ ग्राफ बना दो, बस हो गया आपका आंसर। तो ये बता रखा है कि इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन जो होती है ऐसे वेरी करती है आपकी ये, और यहाँ पे आपने ग्राफ बना देना, ये आपको टाइम लिख देना, और ये सब इसकी चीज हो गई, ज्यादा हमें नहीं करना इसमें। तो ये आपका सेकंड वाला क्लियर हो गया। अगला देखो, नेम द डिफरेंट कंपोनेंट्स रिक्वायर इन द सोलर पीवी सिस्टम फॉर द हाउस होल्ड एप्लीकेशन एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच एलिमेंट। इसको करते हैं। पीवी सिस्टम, देखो हमारे पास एक सोलर सेल है, क्या सर, एक सोलर सेल है, लेकिन हमें एक सोलर पीवी सिस्टम बनाना है। पीवी सिस्टम का मतलब ये बताओ, इलेक्ट्रिसिटी घर में कैसे बचाओगे? जैसे मेरे को मम्मी ने बोला सर ये फ्रिज चलानी है, फ्रिज, ये फ्रिज है, ये सोलर है, क्या मैं सेल लगा दूंगा यहाँ पर? पूरा सिस्टम बताओ ना यार, सेल में आगे जनरेटर लगेगा, बड़ी बड़ी बातें करो, थोड़ी पेपर दे दो आईएफएस का, तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो काम होगा? तो वो बड़ी बड़ी बातें छिपानी है यहाँ पर। सोलर पीवी सिस्टम बच्चों वाला खेल है, और बच्चे डर जाते हैं, बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, तो मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें क्या होता है, ये सूरज है, हमने 3 सेल लगाए, ये पैनल लगाए, पैनल, क्योंकि सेल नहीं लग रहा, जो मतलब सेल के थ्रू क्या होता है, कंपा, पहले मॉड्यूल बन रहा है, फिर पैनल बन रहा है, तो पैनल लगाते हैं हम ये वाले, मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स का, है ना। ये हमने 3 पैनल लगाए, सोलर की एनर्जी इसमें गिरेगी, तो जैसे गिरेगी इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, लेकिन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है? डीसी इलेक्ट्रिसिटी। ये सिर्फ डीसी इलेक्ट्रिसिटी होता है घर में एसी इलेक्ट्रिसिटी हो, तो यहां पे हम करते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर आपका डीसी करंट को एसी करंट में ट्रांसफॉर्म करता है। इस एसी करंट को हम, हो सकता है कि देखो ध्यान से देखना, ये आपका ये रहा, ये सूरज है, ये मैंने पैनल लगा दिया, ये पैनल, ये इन पे सोलर एनर्जी गिरी, पैनल, यहां से डीसी इलेक्ट्रिसिटी आई, यहां पे लगा रहा हूं मैं इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम है डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी इलेक्ट्रिसिटी में करना। अब एसी इलेक्ट्रिसिटी, इससे मैं घर के इक्विपमेंट चला सकता हूं, एक तो जो भी एसी पे काम कर रहे हैं, मतलब अल्टरनेटिव करंट पे। दूसरा, मैं पावर ग्रिड को वो भेज सकता हूं, फिर से पावर ग्रिड को। क्यों? मान लो कि मेरे पास, जैसे मुझे आज अभी बिजली की नीड नहीं है, मैंने फिर भी एक सोलर पीवी सिस्टम लगा रखा है, तो जो भी बिजली है, मान लो इसमें काम कैसे करता है, मान लो मुझे दिन में आज 8 घंटे की बिजली चाहिए, है ना, 8 घंटे की, लेकिन मेरे को यहां से 9 घंटे की बिजली मिल गई, तो 1 घंटे की बिजली तो मैं डायरेक्ट पावर ग्रिड में वापस भेज दूंगा। ये पावर ग्रिड के, ये पावर ग्रिड से पैसा ले लूंगा मैं। तो ये पावर ग्रिड में क्या होता है, इनको भेजने के लिए यहां पे हम लगाते हैं ट्रांसफार्मर, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, तो इनके बीच में ट्रांसफार्मर लगेगा। ऐसे डायग्राम बनाना है बिल्कुल। और इन्वर्टर के समय कुछ बैटरी हमारी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो उसको हम बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। और इन्वर्टर को कंट्रोल करना कौन करता है? कंट्रोल सिस्टम। तो ये इसका डायग्राम, अगर आप लाइन डायग्राम देखोगे तो ये रहा। तो सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी है, इससे सर सोलर सेल है, ये सोलर सेल ने सर इसको डीसी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर दिया। किसमें? ये सोलर सेल था, इसमें यहाँ पे डीसी इलेक्ट्रिसिटी आ गई। यहाँ पे सर हमारा इन्वर्टर था, ये इन्वर्टर सर, इसके बीच में हम ये ग्रिड को वोल्टेज देंगे, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाएंगे, ये ट्रांसफार्मर है हमारा, ठीक है। इन्वर्टर को सर कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे, और इन्वर्टर का जो बैटरी बची है उसको हम बैटरी से जोड़ देंगे। ये मतलब काम ये हो रहा है कि सोलर एनर्जी आ रही है, यहाँ से डीसी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इन्वर्टर डीसी को एसी में चेंज कर रहा है, इन्वर्टर में जो एनर्जी बच रही है वो बैटरी में स्टोर कर ले रहा है, इन्वर्टर डीसी में एसी में कैसे चेंज कर रहा है? कंट्रोल सिस्टम की सहायता से। और एसी करंट को, अब अगर मैं डीसी करंट को यहीं पे स्टोर करना है, बैटरी में करा लेंगे, एसी करंट को यहाँ पे भेजना है तो ग्रिड में ट्रांसफॉर्मर करके ग्रिड में भेज देंगे। तो ये आपका सोलर पीवी सिस्टम का डायग्राम हो गया। सोलर पीवी, फोटो वोल्टिक मॉड्यूल बोलते हैं इसको। ये रहा। इससे कंपोनेंट पूछे तो कंपोनेंट 10 कंपोनेंट लिख सकते हो सर। सोलर पैनल पहला, फिर आपका ग्रिड कन्वर्टर, इन्वर्टर, फिर बैटरी, फिर कंट्रोलर, फिर ट्रांसफॉर्मर, फिर ग्रिड, मेरे ऐसा बच्चा होगा तो यहाँ पे सोलर पैनल, मॉड्यूल, एरर सब लिख देगा यहाँ पर। आपका सोलर पीवी सिस्टम हो गया, एरे वगैरह लिख देना। तो ये आपका सोलर पीवी सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
Find out the peripheral force on the lever of the Prony brake dynamometer and the BHP of the prime mover is running at this. आपको peripheral force निकालना है and the BHP निकालनी है. देखो, the length of the lever or dynamometer is, the length of the lever is 1.43. The weight of the pen balance and the tear is 7.5 kg. आपको पता है pen balance जो आपका weight measure करता है, that is weight, that is 39.9, और जो टेयर का वेट होता है वो उसके अपोजिट आता है हमेशा 7.5, जो स्प्रिंग बैलेंस हम करते हैं ना, ये सब. ये तो आपको पता है यहाँ पे क्या निकालना है, पावर निकालनी है. अगर आप पावर जाओगे तो पावर आपकी होती है, दैट इज पावर, या आपकी होती है टी ओमेगा. अगर आपने पढ़ा भी हो क्लास 12 में, जो सर्कुलर मोशन होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा आपका होता है 2πn/60. ये रहा, ठीक है. सबसे पहले आप टॉर्क निकालोगे. टॉर्क कैसे निकालोगे, फोर्स इंटू लेंथ से. ये रहा, ठीक है. आपको क्या क्या निकालना है, एक तो पेरिफेरल फोर्स निकालनी है एंड द BHP निकालनी है, ये फोर्स. तो फोर्स अब आपका होता है, फोर्स सबसे मेन ये था कि इन दोनों वेट को ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है. तो द फोर्स आपका होता है वेट ऑन द पेन बैलेंस माइनस वेट ऑन द टेयर. तो ये आपको हो जाएगा 39.9 माइनस 7.5, ये केजी में आएगी. आपको पता है 1 केजी में 9.8 न्यूटन होते हैं. तो फोर्स को आप इसमें भी निकाल के दिखाना वहाँ पर. तो ये आप करोगे तो जो भी आपका आएगा उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना, फोर्स आपके इसमें आ जाएगी, न्यूटन में आ जाएगी. लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे टॉर्क आ जाएगा. फिर पावर निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा. तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व है. ये रहा कि टॉर्क आपका होता है ग्रॉस फोर्स इनटू ये, आपको फोर्स यहाँ से निकलेगी 39.7.5, इट इज 32.4 kg. ये आपकी फोर्स आ गई. इसी को पेरिफेरल फोर्स बोल रहे हैं. टॉर्क आप निकालोगे तो फोर्स इंटू एल. तो फोर्स को मैंने 9.8 से पहले मल्टीप्लाई करा, ये 32.4 इंटू 9.8 न्यूटन, और एल को 1.43, तो आपका आ गया 454 न्यूटन मीटर. ये आपका टॉर्क आ गया. डायरेक्ट आपको पावर निकालनी है 2πTN/60. डायरेक्ट टॉर्क रखो, एन रखो, यहाँ पे पावर आपकी कंप्यूट हो जाएगी. तो बहुत ही सिंपल था आपका. तो ब्रेक पावर का आपको बताइए न्यूमेरिकल आया तो ब्रेक पावर इक्वल टू होता है 2πTN/60. टॉर्क का आपका होता है फोर्स इंटू एल. फोर्स को ध्यान रखना 9.8 से मल्टीप्लाई कर उसी में रखना न्यूटन में, और ये आपका होता है वेट ऑफ पेन माइनस वेट ऑफ टेयर. ये रहा इसका न्यूमेरिकल. हो गया सर. ऐसा क्या था, तो फ्री का न्यूमेरिकल था ये. तो बताओ 10 नंबर का रखा है, फ्री का न्यूमेरिकल था. नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ ये थर्ड का ये, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम indicate the power transmission from an engine of drive wheels in a tractor and describe the function of engine. कि आपका इंजन से लेकर ड्राइव व्हील्स में कैसे पावर जा रही है, ट्रांसमिशन सिस्टम का पूरा एक डायग्राम ड्रॉ करो. इसको पावर ट्रेन ही बोलते हैं. एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट. तो अगर आप ये समझोगे तो ये हमारा पूरा डायग्राम होता है. ये आपका इंजन होता है, फिर आपका क्लच लगा होता है, फिर आपका गियर बॉक्स लगा होता है, फिर आपका डिफरेंशियल लगा होता है, फिर यहाँ पे फाइनल रिडक्शन लगा होता है, फाइनल रिडक्शन, और यहाँ पे आपके ड्राइव व्हील्स होते हैं. मतलब पूरी कहानी ये रही सर. ये इंजन है. इंजन को पावर को डिसएंगेज, जैसे हम गलत आपने कभी पढ़ा गाड़ी में गियर चेंज करते हैं, क्लच जब आगे गियर चेंज करते हैं तो क्लच से करता है इंजन की पावर को इंगेज डिसएंगेज करता है. तो ये आपका होता है क्लच, डेट इंगेज और डिसएंगेज द पावर ड्यूरिंग द शिफ्टिंग ऑफ गियर. फिर आपका गियर बॉक्स हो गया कि हमें कौन से गियर पे ऑपरेट कराना है. इंजन से पावर थोड़ा ड्राइव व्हील पे डायरेक्ट जा रही है. फिर आपका यहाँ से एक व्हील आता है, ये इसको बिवल पिनियन बोलते हैं, बिवल पिनियन. यहाँ पे क्राउन भी लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है डिफरेंशियल. ये आपका डिफरेंशियल है. अगर हमें टर्न लेना है, हमें दोनों ट्रैक्टर को अलग अलग स्पीड पे करना होता है. फिर इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए हम फाइनल रिडक्शन, मतलब इसकी स्पीड को रिड्यूस करते हैं, फाइनल रिडक्शन. फिर यहाँ पे ड्राइव व्हील्स होते हैं, ये ड्राइव व्हील्स होते हैं. तो इंजन से क्लच में गए, क्लच से गियर बॉक्स में गए, गियर बॉक्स से हम डिफरेंशियल में गए, डिफरेंशियल से हम फाइनल रिडक्शन में गए, फाइनल रिडक्शन फाइनल ड्राइव में गए. फंक्शन पूछेगा तो इंजन का पावर क्या होता है कि इंजन को पावर देना, फ्लाई व्हील को घुमाना, मतलब पूरे स्टोर करना. क्लच का काम क्या है, इट्स इंगेज और डिसएंगेज द इंजन पावर ड्यूरिंग द गियर शिफ्टिंग. जब आप गियर शिफ्ट करते हो, क्या करते हो, क्लच दबाते हो. क्लच दबाने का मतलब उससे पावर को डिसएंगेज कर दिया. फिर आप गियर चेंज करोगे, फिर आप क्लच छोड़ोगे, फिर से पावर इंगेज होगी. समझ में आया ना. आपको गियर चेंज करना, क्लच दबाओ. यदि क्लच पेडल प्रेस किया तो आपने जब गाड़ी चलाई तो क्लच पेडल प्रेस करते गाड़ी रुक जाती है, मतलब डिसएंगेज हो गई वो, डिसएंगेज. तो आपने गियर शिफ्ट कर लो, फिर अपना फिर आप वो कर दो. गियर बॉक्स में आपको कौन से गियर में चलाना है. अगर आपका पहला गियर होगा तो आपका ये छोटा गियर होगा. जैसे गियर का पहला गियर होगा तो आपका बड़ा गियर होगा. फिर आपका गियर का साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि पहले गियर में आपको ज़्यादा टॉर्क ज़्यादा मिलता है. तो गियर बॉक्स थोड़ा डिफाइन कर दो. फिर आपको पता है डिफरेंशियल, अगर मुझे टर्न लेना है, आपको पता है मुझे टर्न लेना है ऐसे करके, तो डिफरेंशियल में क्या होता है कि इतने ही टाइम में ये वाले व्हील को इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आउटर वाले की. तो डिफरेंशियल मतलब होता है टू डिफरेंस द स्पीड, वो डिफरेंस करता है. फाइनल रिडक्शन मतलब ट्रैक्शन का हमारा काम क्या होता है कि कम से कम स्पीड में चलाना. तो जो भी डिफरेंशियल स्पीड आ रही है दोनों टायरों में, चाहे अलग अलग क्यों ना आ रही हो, फिर भी हम इसको रिड्यूस करेंगे सेम रेशियो में, 3:1 से 5:1 तक हम इसको रिड्यूस करते हैं ताकि हमें और ज्यादा पावर मिले. तो ये इसकी पावर ट्रेन होती है. तो पावर ट्रेन देखोगे तो ये रहा, इंजन से क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, फाइनल ड्राइव, रियर व्हील, दैट्स अ पावर ट्रेन. इट अ ट्रांसमिशन ऑफ द पावर फ्रॉम इंजन टू रियर व्हील. ये रहा.
तो ये डायग्राम बना देना अच्छा था, सबके कंपोनेंट करके फंक्शन लिख देना वहां पर एक एक लाइन में, और आपका ये खत्म हो जाएगा। टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम इंजन टू रियर व्हील सबसे मेन है। दूसरा ये बहुत लिखना है, टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट द पावर फ्रॉम इंजन। और तीसरा टू प्रोवाइड द पावर एट 90 डिग्री। ये बहुत लिखना, 90 डिग्री ऐसे चल रहा होता है, 90 डिग्री पावर आती है, ये बहुत मेन है। टू प्रोवाइड अ पावर एट अ रियर व्हील एट अ 90 डिग्री, ये बहुत जरूर लिखना। एंड प्रोवाइड मींस ऑफ टर्निंग, जो भी फंक्शन है, हायर टॉर्क, क्योंकि देखो हर चीज का पावर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या कर रही है, पावर ट्रांसमिट कर रही है, लेकिन हर फंक्शन क्या कर रहा है, ये इंगेज डिसंगेज कर रहा है, ये आपका टॉर्क के स्पीड को चेंज कर रहा है, ये टर्न पे हेल्प कर रहा है, ये आपका फाइनल रिडक्शन कर रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है, तो सब चीजें लिख सकते हो यहाँ पर। आगे, what are the different type of sprayer used in the agriculture farm? Explain the functionality of a manual knapsack sprayer. आपको पता है स्प्रेयर हमारे कौन कौन से यूज होते हैं? देखो, एक तो हैंड स्प्रेयर हो गया, एक पावर स्प्रेयर हो गया। सर हैंड स्प्रेयर और पावर स्प्रेयर। हैंड स्प्रेयर मैंने बताया था, नैपसैक स्प्रेयर आता था, बकेट स्प्रेयर आता है, कंप्रेशन स्प्रेयर आता है। नैपसैक क्या होता है? जो स्प्रेयर होता है नहीं, ये मनुष्य अपने पीठ के पीछे बांध देता है और केमिकल फर्टिलाइजर स्प्रे करते हैं, वो आपका नैपसैक स्प्रेयर होता है कि इसको पीठ के पीछे बांध लो ऐसे करके। ये एक ह्यूमन है, उसने पीठ के पीछे बांधा और यहीं पे एक लीवर पकड़ लिया हाथ से, तो स्प्रे कर रहा है, वो पंप करता है और लीवर वो स्प्रे करता है। ठीक है, पावर स्प्रेयर आपको पता है आजकल इंजन ट्रैक्टर ऑपरेटर आ रहे हैं। फिर आपके हाइड्रोलिक स्प्रे आ रहे हैं, जो हाइड्रोलिक आजकल नियम पर काम करते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है। फिर आपके एरियल, जैसे आपको देखा होगा एरोब्लास्ट की, वो ड्रोन आया, उसके थ्रू हमने स्प्रे कर दिया। फिर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोक के रूप में हम स्प्रे करते हैं, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग बोलते हैं। फिर आपके ट्रैक्टर माउंटेड, ये सब कहानी है ताकि इंजन में ज़्यादा पॉइंट ज़्यादा दिखे। जितने आपको चीज़ों को पॉइंट दिखेंगे ना, उतना ही है। मेन आपका देखो यही था, अगर आपको याद भी करना हो, हैंड स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, फिर आपका हाइड्रोलिक स्प्रेयर, फिर आपका एरियल स्प्रेयर, एरोब्लास्ट भी लिख दो यहाँ पे, एरोब्लास्ट स्प्रेयर। फिर इंजन जो आपका पावर ऑपरेटेड में था ना, इंजन और ट्रैक्टर अलग से लिखो, इंजन ऑपरेटेड, ट्रैक्टर ऑपरेटेड। फिर लिखो स्पिनिंग डिस्क स्प्रेयर, स्पिनिंग डिस्क, और आपका नर्सरी के अलग सारे नर्सरी स्प्रेयर। तो ये सब अगर आपने लिख दिया, फिर हैंड के अंदर लिख दो कंप्रेशन, बकेट, और ये सब। मतलब अगर आप लिख सकते हो ना, जितना आप लिख दोगे उतना बहुत है। वट एवर यू कैन राइट, क्योंकि बुक में स्टैंडर्ड आंसर ये है, जरूरी नहीं स्टैंडर्ड आंसर लिखा है, पर याद करने का तरीका भी होता है कि कैसे आंसर को बड़ा बनाया जाए। अब ट्रैक्टर ऑपरेटेड और इंजन ऑपरेटेड बुक में अलग अलग से हैं, लेकिन ये यहाँ भी होता है। पावर स्प्रेयर के अंदर क्या आएंगे, वही तो आएंगे तो ट्रैक्टर इंजन। अब हैंड से तो हैंड वाला ही हो गया, पावर में तो है वही, उन्होंने अलग से और दे रखा है ताकि पॉइंट्स हमें मिल जाए। अब नैपसैक स्प्रेयर की वर्किंग पढ़ते हैं। नैपसैक स्प्रेयर कि वो क्या होता है, नैपसैक स्प्रेयर क्या होता है? नैपसैक स्प्रेयर आपको होता है, अगर आपको स्मॉल एरिया में है ना, एक छोटा आपको चाहिए होता है ना फर्टिलाइजर करने के लिए, केमिकल को स्प्रे करने के लिए, छोटे एरिया में यूज करते हैं, नैपसैक स्प्रे करते हैं, कुछ भी नहीं करता। ये इसका प्रारूप होता है, अगर आपको देख रहा हो तो ऐसे कुछ करके होता है नैपसैक स्प्रे, ऐसे करके एक चैम्बर होता है थोड़ा सिलेंडर, आपके एक लीवर वगैरह का डायग्राम देखोगे ना, डायग्राम बहुत आसान है, थोड़ा सा बनाना वैसा है, याद करने वाला कि नैपसैक है ये आपकी दो डंडियां हैं, इसको पीठ में पीछे बांधने के लिए। होता नहीं, मनुष्य आपको पीठ के पीछे बांधेगा बैग के रूप में, तो ये आपको बैग के रूप में इसको टांग दोगे अपने पीछे, एक हाथ में डंडा सा पकड़ लोगे लीवर, और इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ, थोड़ा सा चैम्बर है, और ऐसे करके, मतलब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, ये आपका लीवर होता है, इसके थ्रू इसमें पानी आता है। ये आपने इस लीवर को दबाया, इससे स्प्रे करा, तो जैसे ही आपने लीवर को दबाया पंप हुआ, और यहाँ से आपने इसको स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया, इसकी आउट वॉल्व होती है, ये इसका लीवर है, यहाँ से इसमें स्प्रे आ रहा है, ये पीठ के पीछे बांध लेते हैं और छिड़काव करते रहते हैं, वही आपका नैपसैक स्प्रेयर है। तो इट्स अ हैंड स्प्रेयर। इसमें एक पंप और एक एयर चैम्बर होता है, एयर चैम्बर आपका ऊपर होता है, पंप आपका यहाँ पर होता है। तो इसमें दो स्ट्रोक होते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। जैसे ही आप लीवर को प्रेस करते हो तो इनलेट स्ट्रोक में क्या होता है कि आपकी जो वॉल्व खुलती है और इनलेट से पावर चैम्बर की ओर जाती है, और डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है आउटलेट, कि आपके डाउनवर्ड जैसे ही आपका स्प्रे आएगा लीवर को छोड़ोगे तो ये आउटलेट वॉल्व के थ्रू आपका स्प्रे जो है बाहर निकल जाएगा, ये आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक है। ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, ये स्मॉल ट्री श्रब्स इनके लिए यूज होता है। अगर आप इसकी कैपेसिटी देखोगे 9 से 22.5 लीटर की आपकी होती है। डायग्राम बस कंपोनेंट में ये ध्यान रखना, हमें कंपोनेंट में इनलेट वॉल्व, आउटलेट वॉल्व, एजिटेशन टैंक, जिस टैंक पे हमने स्प्रे को रखा हुआ वो आपका एजिटेशन टैंक है, इसके पीछे पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट सब डायग्राम बना दो इंजन वाले, और ऊपर एयर चैम्बर बना दो। तो इंजन और ये रेसिप्रोकेटिंग, ये सब एयर चैम्बर बहुत मेन है, ये आपका लीवर बहुत मेन है, यहाँ पे कट ऑफ वॉल लगी होती है, ये आपका नोजल है, यहाँ से आउटलेट है, पानी आ रहा है जहाँ से हम ट्रीज को वो करेंगे। तो मतलब इनलेट में क्या हो रहा है कि आपको जैसे अब इनलेट सेक्शन स्ट्रोक कर रहे हो, तो बेसिकली इनलेट से एयर चैम्बर में आ रहा है, और एयर चैम्बर से रिलीज होकर आपका यहाँ पर चलेगा आउटलेट में, डाउनवर्ड स्ट्रोक में। तो ये इसकी वर्किंग होती है नैपसैक स्प्रेयर की। स्मॉल ट्री और श्रब्स वगैरह के लिए यूज होता है। अगला देखो, अ कैटल मैन्योर बेस्ड बायोगैस प्लांट हैज अ डायमीटर एंड हाइट और डायस्टर। अगर आप देखोगे डायमीटर गिवन है 2 मीटर और हाइट गिवन है 5 मीटर, ये डायस्टर टैंक है, ये ऐसे करके, सॉरी डायमीटर इज 2, हाइट इज 5। द प्लांट इज चार्ज डेली विद 100 kg ऑफ फ्रेश मैन्योर। इसमें हम 100 kg का रोज फ्रेश मैन्योर डाल रहे हैं।
मिक्सिंग इट विद इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, जितना हमने फ्रेश मैन्योर डाला उतना ही 100 kg का वाटर डाल रहे हैं इसमें, तो ये भी पानी भी आया, गोबर भी आया, वाटर डाला। द डेंसिटी ऑफ स्लरी, स्लरी क्या होता है इन दोनों का मिक्सचर, तो इन दोनों की स्लरी की डेंसिटी रखी है, दैट इज 1.05 ग्राम पर सीसी। अगर आप किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 1050 हो जाएगा, इसको 10 के माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे किलोग्राम हो जाएगा, 10 के माइनस 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब है, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। ये तो बच्चों वाली चीज़ है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टर ऑफ अ प्लांट, एक तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टर ऑफ अ प्लांट and also the daily biogas production from the plant if the 50 liter is produced from a 1 kilogram of the fresh manure। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। ये देखो पहले तो मैं निकालता हूँ, हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो वॉल्यूम और डाइजेस्टर, ये अभी हम बाद में निकालेंगे, पहले हम निकालते हैं डेली बायोगैस प्रोडक्शन। आपको सबसे बड़ा हिंट क्या दे रखा है, देखो 100 kg का आपने डंग डाला, 100 kg का वाटर डाला, ये क्या बोल रहा है कि हमें 50 लीटर बायोगैस मिलती है फ्रॉम द 1 किलोग्राम ऑफ द फ्रेश मैन्योर। हमारे पास 1 kg ऑफ फ्रेश मैन्योर से 50 लीटर बायोगैस, ये अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 0.05 मीटर क्यूब बायोगैस मिलती है, कुल मिला के वो बोल रहा है। हमने कितना डाला, 100 kg हम डाल रहे हैं डेली बेसिस पे, द प्लांट इज चार्ज डेली विद 100 kg, यानी एक दिन में हम 100 kg डाल रहे हैं, तो एक दिन में बायोगैस प्रोडक्शन कितना होगा 100 kg से जो निकलेगा, यानी 0.05 इंटू 100, तो डायरेक्ट आपका आ गया 5 मीटर क्यूब बायोगैस आपको मिलेगी डेली बेसिस पर इतने से। तो पहला आंसर तो ये हो गया, डेली बायोगैस प्रोडक्शन आपको हो गया 5 मीटर क्यूब। अगला, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टर। अब मुझे इसमें एक बस डाउट लगा, वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टर आपको पता है हम दो तरीके से निकालते थे वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टर, ये आपको होता था π/4 यानी एरिया इंटू एच इन डी स्क्वायर इंटू एच, है ना। इसको हम इक्वेट करते थे हमेशा, हम क्या करते थे, देखो ये आपको पता है ये आपका बायोगैस है, ये आपका डायमीटर है, ये आपका एच है, इसमें कोई डंग आ रहा है, कुछ वाटर आ रहा है, राइट। हम डेली बेसिस पे डिजाइन कर रहे हैं कि डेली बेसिस इसकी डेप्थ और एच कितनी हो, जो डेली बेसिस पे हम डंग डाल रहे हैं वो उसको एक्यूमुलेट कर सके। तो हमें पता है कि अगर मैं आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है सर, मेरा वॉल्यूम आपका होता है मास बाई डेंसिटी, यही तो आपका वॉल्यूम होता है। मास कैसे निकालोगे, अगर मैं रो डी आपको पता है डंग का वेट और स्लरी का वेट के उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर दूं तो मुझे आपका मिल जाएगा ये, लेकिन ये डेली बेस पर है। अगर मैं यही रो डब्ल्यू प्लस रो वाटर डिवाइड बाई रो, लेकिन ये केजी पर डे में जो हम डंग डालते हैं केजी पर, इसको रिटेंशन टाइम से और मल्टीप्लाई कर दो इनटू 10% एक्स ले लो 1.1, ये हमारी इक्वेशन आती थी। इक्वेशन कैसे है मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, किसी कोई बच्चे को डाउट आ रहा हो इक्वेशन कैसे है। मान लो कि अगर मुझे इसको डिजाइन करना होता, मैं डिजाइन कैसे करता हूँ सर, मुझे वेट ऑफ डंग पता है डेली बेसिस पर, डेली मुझे वेट ऑफ वाटर पता है डेली बेसिस पर, सर मैं इससे मास निकाल लूंगा पहले। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो जाता है आपको पता है, मास यानी पहले तो इनका बोलोगे हो गए डब्ल्यू डंग प्लस डब्ल्यू वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्लरी, ये तो आपका हो गया वॉल्यूम। लेकिन ये वॉल्यूम क्या डेली का है, इसमें कितने दिन तक ये आपका रह रहा है वो आपका रिटेंशन टाइम होता है कि 5 दिन तक इसमें बैक्टीरिया ऐड करेंगे 6 दिन तक। तो अगर टोटल वॉल्यूम निकालना है मीटर क्यूब में रिटेंशन टाइम से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये केजी पर डे है, ये भी केजी पर डे है, ये डे यूनिट हो जाएगी, ये केजी पर मीटर क्यूब, तो ये आपका डायरेक्ट मीटर क्यूब में आएगा। इससे हम इक्वेट करते हैं, इसको हम 10% से इंक्रीज करते हैं, वट एवर द वॉल्यूम डेट इज कमिंग, यानी डब्ल्यू डी plus W water divide by rho into retention time, whatever the volume it is giving increase by 10% for the factor of safety equal to, इसको हम पाई फॉर डी स्क्वायर एच करके इंटू यहां से हम इसके डायमेंशन निकालते थे, ये रहा। अब इस क्वेश्चन में डी और एच गिवन है तो डायरेक्ट ये वॉल्यूम निकाल लो, यही हमारा डाइजेस्टर का वॉल्यूम होता है, तो डायरेक्ट आप निकाल लो डाइजेस्टर का वॉल्यूम। लेकिन अगर वो डेली डाइजेस्टर का वॉल्यूम पूछे तो आपको हो जाएगा डाइजेस्टर वॉल्यूम डिवाइड बाय रिटेंशन टाइम, तो रिटेंशन टाइम हम यहां से निकाल लेंगे इसमें। तो यही इसमें करा है, अगर आप देखोगे तो सर यही रहा आपका डायमीटर गिवन था 2h गिवन था, तो वॉल्यूम और डाइजेस्टर तो यहीं से निकाल लो, π/4 डी स्क्वायर इंटू एच, यहाँ पे गिवन है d2h2, तो अगर आप ये निकालोगे तो 15.70 मीटर क्यूब आ गया, ये रहा। ठीक है, लेकिन हम रिटेंशन टाइम भी निकालेंगे, इसी को हम इसके इक्वल करेंगे, π/4 डी स्क्वायर इंटू एच के हम इक्वल करेंगे 1.1 इंटू दिस रो डब्ल्यू रो डी प्लस रो वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्लरी इंटू रिटेंशन टाइम के। रिटेंशन टाइम हम निकाल लेंगे, ये सब गिवन है, सो ये 1050 हो जाएगा, और ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। रिटेंशन टाइम अगर आप निकालोगे तो आपका रहा है 74.93 डेज, ये ला। तो अगर मुझे अब डेली डाइजेशन का वॉल्यूम निकालना है तो जो आपका डाइजेस्टर का वॉल्यूम आया था, दोनों आंसर छोड़ोगे, इसमें डेली नहीं पूछा, तो डाइजेस्टर का वॉल्यूम तो यहीं पे छोड़ दो, डाइजेस्टर वॉल्यूम 15.70, रिटेंशन टाइम निकाल दो 74.93 डेज, और वॉल्यूम ऑफ बायोगैस 5 मीटर क्यूब। लेकिन एक काम और करो, डाइजेस्टर अपॉन रिटेंशन टाइम और निकाल दो अलग से, दिखा दो उसे 15.70 74.93 कि मैंने ये भी निकाला है पेपर में। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आपके दो आंसर हो गए। तो डेली बायोगैस प्रोडक्शन 5 मीटर क्यूब गैस है, और वॉल्यूम और डाइजेस्टर द प्लांट पूछोगे, क्योंकि ये इन्होंने डेली नहीं पूछा, तो आपको हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर इंटू इट इज 15.70 मीटर क्यूब, तो ये आपको हो जाएगा 15.70 मीटर क्यूब, ये इसका आंसर होगा। आगे देखो,
एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ बैटरी इग्निशन सिस्टम ऑफ द 4 सिलेंडर विद अ नीट। इसलिए होता है स्पार्क प्लग के लिए, आपको पता है ये इनलेट बॉल होती है, इनलेट बॉल, ये एग्जॉस्ट वाल होती है, यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है। अब स्पार्क प्लग को हमें स्पार्क प्लग इग्नाइट करता है, तो देयर इज अ इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म दैट वी विल हैव टू डिस्कस हाउ द स्पार्क प्लग विल इग्नाइट एंड हाउ द इलेक्ट्रिकल करंट विल फ्लो, दैट इज शोन बाय द इग्निशन सिस्टम। बेसिकली इसमें दो इग्निशन सिस्टम होते हैं, एक आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम, एक आपका मैग्नेट, इसको मैग्नेटो भी बोलते हैं, मैग्नेट इग्निशन सिस्टम। जो मेन आपका बैटरी इग्निशन सिस्टम होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखो बेसिकली इसमें बैटरी इग्निशन सिस्टम में क्या क्या पार्ट है। ये आपकी बैटरी होती है, बैटरी के दो कंपोनेंट होते हैं, माइनस और प्लस। माइनस आपका ग्राउंड से अर्थ करा जाता है, प्लस आपका रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट होता है, रजिस्टर के थ्रू, और यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है। देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये बैटरी है, ठीक है, ये आपका माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट को हमने ग्राउंड से अर्थ कर दिया, प्लस पॉइंट को मैंने इग्निशन स्विच के थ्रू मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपका रजिस्टर लगा हुआ है ये, फिर आपकी यहाँ पे जो होती है प्राइमरी वाइंडिंग होती है, थोड़ा बड़ा है, प्राइमरी वाइंडिंग है, इसी के अंदर आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो ऐसे होती है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं इग्निशन कॉइल, दिस स्ट्रक्चर को, ठीक है। पहले आप स्ट्रक्चर समझ लो, तब ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, मतलब इट्स लाइक सम इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म विल बी देयर। तो आपका फिर यहाँ पे आपके दो इसके पाथ होते हैं, एक में आपका लगा होता है कंडेंसर, ठीक है, जो कंडेंसर ही बोलते हैं, और एक कैपेसिटर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपेसिटर ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका मेटल पॉइंट वगैरह लगे होते हैं, एक मिनट, ये यहाँ पे आपके ये आपको होता है कॉन्टैक्ट ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पे आपके टू मेटल पॉइंट होते हैं, इनके बीच में इनके बीच में से कंट्रोल करी होती है, लाइक कैम लोब होती है जो घूमेगी, इसको क्लोज और बंद करेगी, इट्स अ कॉन्टैक्ट ब्रेकर जिसे बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, ये बहुत मेन है, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे हाई टेंशन वायर जाती है, तो प्राइम जो कोइग्निशन कॉइल होती है उसका एक हिस्सा जो होता है इससे अटैच होता है, सेकंड पार्ट विल बी अटैच टू द डिस्ट्रीब्यूटर, इसको हाई टेंशन बोलते हैं, हाई टेंशन वायर। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से आपके स्पार्क प्लग लगे होते हैं, जो आप देखते हो ना स्पार्क प्लग, ये स्पार्क प्लग लगे होते हैं जो आप स्पार्क करेंगे इंजन में, यहाँ पे इंजन लगा होता है। तो इस तरीके से बेसिकली इसकी वर्किंग होती है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, देखो आपका ये बैटरी है, ठीक है, देखो वर्किंग मैंने पूरी यहाँ पे इसको कर रखा है, आपने स्विच ऑन करा, यू हैव ऑन द स्विच, तो क्या होगा, बैटरी स्टार्ट हो जाएगी, बैटरी विल ओपन। तो अब जैसी बैटरी ओपन होगी तो यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगा रखा है जिसको हम बोलते हैं बैलास्ट रजिस्टर। वो किससे लगा रखा है, सपोज करो आपकी करंट अमाउंट ज्यादा है, तो हो सकता है यहाँ पे जो है बहुत हाई वो टेम्परेचर या फिर इंक्रीज वगैरह हो जाए, तो जैसे यहाँ पे करंट अमाउंट ज्यादा होता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपने लगा दिया, तो लॉस भी ज्यादा होगा, आई इंटू आर, वो लॉस ज्यादा होता है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है। तो इसी को करने के लिए हम यहाँ पे बैलेंस टाइप का रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने स्विच ऑन करा, द करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस टू दिस, राइट, आपकी करंट यहाँ फ्लो करेगी, तो ये आपकी प्राइमरी कॉइल में आएगी। ड्यू टू दिस व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल, देयर विल बी द मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट विल बी द इंड्यूस, ईएमएफ, द मैग्नेटिक इफेक्ट विल बी द इंड्यूस। तो जैसे ही वो इफेक्ट जो है इंड्यूस होता है, तो देन दिस आई करंट विल फ्लो लाइक द मैग्नेटिक इफेक्ट, और ये करंट जो है आपकी यहाँ पे चली जाती है मेटल पॉइंट पर, ये मेटल पॉइंट आपका, ये आपकी यहाँ चली जाएगी, यहाँ पे मेटल पॉइंट पे चली जाएगी, ठीक है। जैसे आपका कैम रोटेट करता है, अब ये मेटल पॉइंट पे चली गई। अब देखो ये अगर दोनों आपस में मिल रहे हैं तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया, सपोज करो, लेकिन मैंने क्या करा, जैसे कैम को कर दिया, तो ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहा, क्या हो रहा है, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो आई विल गो फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, आप समझ रहे हो, द फर्स्ट आई विल गो फ्रॉम देयर टू देयर, देयर इज अ कंप्लीट सर्किट इज देयर बिकॉज इट्स कंप्लीटिंग द सर्किट, बट नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव लाइक रिमूव, देयर आर टू मेटल पॉइंट M1 and the M2, if there is a complete circuit, if these 2 points are connected and this is fine, but we are like closing or opening the circuit by the contactor point, तो ये आपका करता है। तो बेसिकली इसको हमने एक सपोज करो क्लोज कर दिया, तो ये सर्किट कंप्लीट ना, तो ऑटोमेटिकली आई विल गो फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब ये आई जो है इसको चार्ज करेगी कैपेसिटर को, द कैपेसिटर विल गेट चार्ज और द कंडेंसर विल गेट चार्ज। तो फिर क्या होता है, एक टाइम पे क्या होता है, सपोज करो बैटरी आपकी 2 वोल्ट की है, इफ इट इज चार्जिंग द कैपेसिटर, द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर विल गेट इंक्रीज। अगर इसकी वोल्टेज जो है बैटरी की वोल्टेज से इंक्रीज हो गई, लाइक सपोज ये 2 वोल्ट से ज्यादा हो गया, देन द फ्लो ऑफ द करंट, this flow of the current will stop and there is one new flow of the current, the capacitor flow करेगा now अब क्या हुआ, the battery will charging the capacitor and now the voltage of the capacitor get increase। अब जो है करंट का फ्लो यहां से होगा कैपेसिटर से, नाउ द करंट विल फ्लो फ्रॉम देयर टू हियर, नाउ इट विल गो टू द सेकेंडरी वोल्टेज, द सेकेंडरी वोल्टेज में इंड्यूस करेगा, फ्रॉम द सेकेंडरी वोल्टेज इट विल गो टू द हाई टेंशन वायर द करंट, देन इट विल गो टू डिस्ट्रीब्यूटर। फिर डिस्ट्रीब्यूटर में आपके 4 आपके ये लगे होते हैं, पॉइंट लगे होते हैं, जब ये घूमता रहता है, आपका जब फर्स्ट सर्किट कंप्लीट होगा तो फर्स्ट स्पार्क प्लग इग्नाइट करेगा, सेकंड में आपका सेकंड, थर्ड में आपका थर्ड, फोर्थ में आपका फोर्थ। तो ये इसकी वर्किंग होती है बेसिकली।
तो अगर फिर से बताऊं, बैटरी पहले ऐसे चल रही थी, करंट आपका यहां से यहां फ्लो हो रहा था, द करंट इज गोइंग टू द कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट, बट दिस आर नॉट, बट दे आर नॉट कंप्लीट सर्किट, दो इट विल गो टू द कैपेसिटर, द कैपेसिटर विल गेट चार्ज व्हेन द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर और द कंडेंसर ही बोलते हैं, इट गेट इन द बैटरी ऑफ द वोल्टेज, देन द रिवर्स फ्लो, बिकॉज ऑफ द रिवर्स फ्लो द डिस्ट्रीब्यूटर विल ऑपरेट। ये रिवर्स फ्लो के कारण ये सेकेंडरी वोल्टेज में आएगा और ये डिस्ट्रीब्यूटर में आएगा। अब अगर से कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है जो आपको याद करना है। इट्स बैटरी, it's a starting device, it's a ignition switch, it's a ballast resistor, it's a primary winding, secondary winding, it's like the contact breaker point, it's a capacitor, and ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये आपके 4 स्पार्क प्लग हो गए, S1 S2 S3 S4। तो यही आपको बता रखा है, पूरा स्विच ऑन करोगे कंप्लीट हो जाएगा प्राइमरी सर्किट, द सर्किट विल गेट कंप्लीटेड, द करंट विल फ्लो, इट विल मैग्नेटिक, जैसे करंट फ्लो करेगी द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंड्यूस्ड, द आई विल गो टू दिस मेटल पॉइंट, राइट। Now the cam rotates, due to the rotation of the cam the circuit will close, the circuit will open, मतलब पूरा नहीं है तो the current will flow from, पहले करंट ऐसे आ रही थी, अब करंट जो है ऐसे आएगी, like I will flow from the capacitor because it will charge the capacitor, now there will reverse flow from there, when the reverse flow it will ignite the secondary voltage, जैसे वो secondary primary cell को करेगा तो I will go from there high tension and it will go to the distributor and it will control the spark plug, ठीक है। तो इस तरीके से वर्किंग होती है। It used in the spark ignition system for sparking, for the proper ignition, the voltage of the there is a one cell, suppose the voltage of the each cell is 2.2 volt और यहाँ पे इसके 3 या 6 सेल लगे होते हैं इसमें, ठीक है। नंबर होता है either can be 6 और either can be the 3 सेल, ठीक है। आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है ये सब। अब मैं इसके अगर कंपोनेंट की बारे में बात करूं तो कंपोनेंट में सबसे पहले आपका स्पार्क प्लग हो गया, बेसिकली यही तो आपका मेन कंपोनेंट है, स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग में आपको 3 चीज लिखनी है, हेल्प इन द इग्निशन, इसका गैप पूछा जाता है, इसका गैप कितना होता है 0.5 से 0.85 mm, ये आपको मेंशन करोगे तो इट लाइक द टीचर विल बी द इम्प्रेस, एंड द वोल्टेज यू कैन आल्सो मेंशन इट 5000 टू 20000 वोल्ट, जनरली 20000 वोल्ट पे जो ऑपरेट करता है। फिर स्पार्क प्लग जो होता है आपके 2 टाइप के होते हैं, देखो स्पार्क प्लग आपका इतना लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये आपका छोटा, ये इंसुलेटर टाइप का होता है बेसिकली इसमें स्पार्क प्लग में। जो आपका लॉन्ग इंसुलेटर होता है वो आपका हॉट में होता है, जो कोल्ड आपका होता है वो शॉर्ट में होता है। देखो अगर ये यहां से यहाँ हीट ट्रांसफर हो रही है तो हीट डिसिपेशन जो होगा टाइम लेगा, बिकॉज द लेंथ ऑफ द इंसुलेटर इज लॉन्ग, दैट्स व्हाई इन द हॉट टाइप ऑफ द इंसुलेटर द हीट डिसिपेशन विल टेक टाइम, इन द कोल्ड टाइप ऑफ द इंसुलेटर द हीट डिसिपेशन विल बी वेरी क्विकली। तो इसमें क्विकली होगा, इसमें शॉर्ट इंसुलेटर होता है, हॉट में आपका लॉन्ग होता है और नॉट वेरी क्विकली। फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर मैंने पढ़ाई था, डिस्ट्रीब्यूटर आपका ये होता है, तो बेसिकली इट क्लोजेस द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सर्किट एंड इट आल्सो सप्लाई द वोल्टेज टू दिस, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूटर, so it distribute the useless spark plug and complete the primary and the secondary circuit. Ignition coil आपकी ये रही, ignition, this is your ignition coil, this one, this is the ignition coil। इसमें primary winding होती है, secondary winding होती है। primary winding में टर्न्स कम होते हैं बहुत, number of turns will be less, in the number of turns will be higher। ये आपके 0.8 mm डायमीटर की बनी होती है और ये 0.1 mm डायमीटर की बनी होती है, और जो वोल्टेज ये करती है ये लगभग 20000 वोल्ट जो है जनरेट करती है। फिर आपका कंडेंसर कैपेसिटर लगा होता है, बेसिकली इफ द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर, दिस इज द कैपेसिटर, जब ये करंट यहां से फ्लो करेगी इट विल गेट चार्ज, एंड इफ द वोल्ट ऑफ द कैपेसिटर इज ग्रेटर देन द वोल्ट ऑफ द बैटरी देन द रिवर्स फ्लो विल टेक प्लेस। तो यही इसका मैकेनिज्म होती है, आई विल फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन। फिर आपका इग्निशन स्विच होता है, इट विल स्टार्टिंग, इग्निशन स्विच जो हम यूज करते हैं, लाइक 2 आपका स्विच आते हैं, जो स्विच आते हैं मार्केट में 2 टाइप के आते हैं, एक आपका आता है पुश पुल टाइप और एक आपका की टाइप। की टाइप आपने की लगाई और पुश और पुल, लाइक आप ऐसे कर रहे हो, लाइक वो स्विच ऐसे होगा कुछ, लाइक ऐसे आपने दबाया देन इट विल गेट ओपन, इफ इट आपने वो करा तो ये बंद हो गया, पुश और पुल टाइप और की टाइप ये रहा, ठीक है। डायनेमो लगा होता है फॉर चार्जिंग द बैटरी, हम जो बैटरी को चार्ज करते हैं गेटिंग वेरी डायनेमो, ये डायनेमो अलग से लगा होता है विच विल गेट द जो उसको चार्ज करता है। तो ये आपका प्रॉपर इसके बैटरी का सर्किट हो गया, ये सब आप इसको लिख सकते हो। हमने बैटरी इग्निशन सिस्टम डिस्कस किया था। नाउ ड्रॉ अ नेट फिगर ऑफ द शोइंग द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ दीनबंधु बायोगैस प्लांट। आपको पता है, देखो हमने बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था फ्लोटिंग टाइप के बारे में, फ्लोटिंग टाइप जिसको हम KVIC बोलते थे। फिर आपका आया था फिक्स डोम टाइप जिसको हम जनता मॉडल बोलते थे। इन दोनों में डिफरेंस यही था कि आपका ये मतलब एक स्टैंडर्ड होगा कि मैसनरी कंक्रीट का बन रहा है, स्किल्ड लेबर चाहिए सब, ये आपका मतलब जनता टाइप का, मतलब ब्रिक सीमेंट का आपने बना दिया, जो भी आपका लोकली अवेलेबल मटेरियल है। और ये आपका सबसे मेन था ये कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे था, और ये आपका वेरिंग प्रेशर पे था, जिसको कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं, वेरिंग प्रेशर। दीन बंधु भी एक फिक्स टाइप का ही होता है। दीन बंधु अगर मैं ये लिखूं इट्स आल्सो फिक्स टाइप, इसको भी जनता टाइप बोलते हैं। लेकिन इसमें 2 बहुत मेन थे। दीन बंधु एक गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई, क्यों ना हम घर में हर एक गांव में
गांव के हर एक घर में एक बायोगैस प्लांट लगा है। दीन बंधु मतलब द गवर्नमेंट इज टेकिंग अ इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अ बायोगैस फैसिलिटी एट अ होम डोर लेवल, कि आपको घर घर में सस्ते लेवल पर, दीन बंधु मतलब समझ रहे हो, दीन, दीन का मतलब होता है गरीब लोग, बंधु मतलब लोगों के लिए, तो गरीब लोगों के लिए स्कीम लाई गई थी, इसी को दीन बंधु बायोगैस बोल रहा है। तो इट्स द चीपेस्ट टाइप ऑफ द फिक्स्ड ड्रॉम, इसमें चीपेस्ट टाइप होता है, इसकी स्टेप स्पेरिकल होती है। तो ये आपको डिफरेंस अगर माइंड में रहेगा ना, तब भी आप वहां पे कर दोगे कि ये दीन बंधु लोगों के लिए आया है। इसकी कैपेसिटी 5 मीटर क्यूब होती है, ये बताऊंगा कैपेसिटी 5 या 2 मीटर क्यूब जो भी हो, ये भी बताऊंगा। कॉस्ट 8,000 रुपए आपकी होती है इसमें, बहुत सबसे चीपर आपका रहता है। लेकिन इसका ये है फिक्स्ड वाला ही, ये फिक्स्ड ड्रॉम शेप का है, मतलब इसमें भी वेरिंग प्रेशर रहेगा। ये आपका कांस्टेंट प्रेशर होता है, इसमें वेरिंग प्रेशर होता है 0 से 90 सेंटीमीटर का, इसमें वेरिंग प्रेशर होता है 0 से 75 सेंटीमीटर का। तो अगर मैं दीन बंधु गैस के बारे में बात करूं तो ये आपका दीन बंधु था। 1984 में आया था भाई AFPRO, एक्शन फॉर द फूड प्रोडक्शन यूनिट, टू प्रोवाइड अ इकोनॉमिकल टाइप बायोगैस टू द कॉमन पीपल ऑफ द विलेज। कॉस्ट जो आपका पहले देखो, ये आपको ये मायने रखना पड़ेगा, ये फ्लोटिंग टाइप है, ये फिक्स टाइप है, और ये दीन बंधु टाइप है। ये रहा दीन बंधु। ये आपका है KVIC, ये आपका है जनता, और ये भी जनता है ना, ये वाला। तो जो फिक्स की प्रॉपर्टी है ना, वही इसकी, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन ये उससे भी चीपर, इन दोनों में डिफरेंस बस ये है, ये सबसे सस्ता है, चीपर है, और इसकी शेप स्पेरिकल है। ये इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी ये दोनों बिल्कुल सेम है। और ये तो बिल्कुल अलग हो गया इन दोनों में, है ना। तो ये कॉस्ट आपका नियरली हाफ, जो इसकी कॉस्ट होगी तो आधा कर लो। स्पेरिकल शेप होता है, एरिया विल बी रिड्यूस एंड द कॉस्ट विल रिड्यूस। आपको पता है जितना आप स्पेरिकल शेप का डोम बनाओगे, आपको पता है ये स्लरी आएगी फीड से, ये स्लरी टैंक में, ये आपका डाइजेशन है, डोम की शेप स्पेरिकल दे रही, तो ये स्पेरिकल शेप का, यहाँ से आपने डाइजेशन आया, इनका एनर्जी डाइजेशन हुआ, यहाँ से हमने बायोगैस निकाल ली, यहाँ से हमने मैन्योर वगैरह निकाल दिया, खाद वगैरह, बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है। 2 मीटर क्यूब इसकी फैसिलिटी कैपेसिटी होती है, कॉस्ट इसकी 8,000 रुपए होती है। ये हेमिस्फेरिकल शेप का फिक्स ड्रम होता है। 90% दीन बंधु बायोगैस प्लांट, इंडिया में जो 90% प्लांट होते हैं दीन बंधु बायोगैस भी लगते हैं। लेस कॉस्ट है, स्मॉल विलेज के लिए होता है, पोर्टेबल है, स्टन ज्यादा है, तो ये इसके एडवांटेज हो गए। अब आपको कंपैरिजन का भी समझना हो तो ये आपका KVIC है फ्लोटिंग, ये जनता फिक्स टाइप है, और दीन बंधु टाइप फिक्स है, ये दोनों फिक्स रहेंगे। इसमें भी अब फिक्स का मतलब होता है कि वेरिंग प्रेशर है, वेरिंग प्रेशर, ये आपको कांस्टेंट प्रेशर पर रहेगा 10 सेंटीमीटर के। इनका वेरिंग प्रेशर है 0 से 90 सेंटीमीटर का, 0 से 75 सेंटीमीटर है। इसमें वही स्टील और कंक्रीट का बना है, ये ब्रिक एंड सीमेंट का बना है, ये स्फेरिकल शेप का होता है, दोनों लगभग लगभग सेम चलते हैं। ये सबसे चीपर होता है, मोर लाइफ होती है इसकी दीन बंधु, मतलब इनको कंपेरिजन आप थोड़ा सा देख सकते हो ताकि आपको कभी कंपेरिजन आए तो ये आपको माइंड में रहेगा। आगे, एट व्हाट स्पीड द 4 व्हील ऑफ अ ट्रैक्टर विल ओवरटर्न ड्यूरिंग टर्न सीरीज वेट इज दिस। देखो इसमें क्या होता है, ट्रैक्टर की अगर आप स्टेबिलिटी का क्वेश्चन करते हो कभी भी, ये आपकी लेटरल स्टेबिलिटी होती है। ट्रैक्टर आपका टर्न ले रहा है, जैसे आपका टर्न लेता है ना, आपका एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर एक्ट करती है, एक आपका वेट जो होता है डाउनवर्ड की ओर एक्ट करता है, तो आपको एक ऑपरेटिंग स्पीड में चलाना पड़ता है। इट्स ऑपरेटिंग स्पीड डिपेंडिंग अपॉन कि वो बैलेंस करे, स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, ओवरटर्न ना हो, कि ट्रैक्टर ओवरटर्न ना हो जाए, अलट ना जाए, है ना, उसके ऐसे ओवरटर्न ना हो जाए। तो इसकी स्टेबिलिटी का फॉर्मूला आता था, फॉर्मूला आपको याद करना, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले याद करने की ट्रिक ये थी सर, जार जार हाइट पर है कॉस थीटा के, अगर आपको फॉर्मूला याद करने की ट्रिक हो तो जार, ये हमें ट्रिक याद करने की, हम जार को लिखते हैं जी, जार GAR, दैट इज SCG कॉस थीटा। ए क्या होता है, ए आपका ए को हम XCG बोलते हैं। ए देखो, अब आपको कुछ तो ट्रिक याद करनी पड़ेगी ना। तो टर्निंग वेलोसिटी का फॉर्मूला सिंपल है सर, जार GAR, ऊंचाई पर है, जार कहां पे रखा है देखो, याद करो, एक ऐसे कोई जार पड़ा हुआ है, ये पानी है, और ये एक ऊंचाई पे रखा हुआ है, एक टेबल मैंने बना दी हवा में, तो ये मेरी सरफेस है, ये हवा में मैंने टेबल बना दी, ये SCG इसकी हाइट है, और XCG इसका सेंट्रोइड है। और ये रियर, अगर ये डायग्राम आपको याद हो गया ना, और ये रियर ट्रेड विथ है, जो ये डायग्राम समझ गया वो वैसे ही कर देगा क्वेश्चन। GAR जैसे बता रहा हूँ बस वैसे रटते जाओ, कुछ मत करो इसमें। अब जो ये ए है ना, ए को हम बोलते हैं XCG, कि जो सेंट्रोइड का XCG है वो कितना होगा, ये हमेशा रियर ट्रेड विथ बाई 2 के इक्वल होता है। मान लो किसी क्वेश्चन में XCG दे भी दिया ना, और रियर ट्रेड विथ दिया हुआ है, तो हमेशा इससे निकालो। ए को ही मैं XCG बोल रहा हूँ, ये आपका रियर ट्रेड विथ बाई 2 है, तो बस वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 है, सिंपल है फॉर्मूला, ऐसे याद कर लो, जी जार बाई SCG, जार एक ही वाला रख दो, रियर ट्रेड विथ बाई 2 R बाई SCG, R को रेडियस ऑफ टर्न है। अब देखो ये G क्या है, 9.8 है, SCG क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट, मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन से कितनी हाइट पर है। R क्या है, रेडियस ऑफ टर्न, जब वो टर्न करा है रेडियस उसकी क्या है, कॉस थीटा जो उसका एंगल है, अगर थीटा की बनी तो 0 डिग्री ले लो, और रियर ट्रेड विथ जो स्पेसिंग है दोनों टायरों के बीच में। अब देखो, एट व्हाट स्पीड विल अ 4 व्हील ट्रैक्टर ओवरटर्न इफ द वेट इज 2 टन, वेट दे रखा है 2 टन, वेट का कभी यूज नहीं होता, कोई यूज नहीं होता इसका। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1 मीटर अहेड, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, इट्स
75 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर कितना है वो उसकी हाइट हो जाती है। तो SCG 75 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 मीटर, ये हमारा मेन डेटा है। व्हील बेस इज 2.20, इस समय कोई मतलब नहीं है। व्हील बेस आपको होता है, देखो ये मान लो ये ट्रैक्टर है, ये इन दोनों फ्रंट और रियर व्हील के बीच की डिस्टेंस 2, ये आपका व्हील बेस होता है। हमें मतलब होता है दोनों टायरों के बीच की डिस्टेंस। व्हील स्पेसिंग इज 1.6, ये आपकी होती है रियर ट्रेड विथ, रियर ट्रेड विथ कि दो टायरों के जो दो रियर टायर है उनके बीच की स्पेसिंग कितनी है 1.6 मीटर। ये हमारे लिए मेन है, क्योंकि हम ए जो यहीं से निकालेंगे इसका बाई 2 करके 1.6/2, दैट इज 0.8 हमारा आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपका होता है रेडियस ऑफ रोटेशन। कि मान लो वो किसी की ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन है, तो किसी और रोटेट करेगा, वो आपकी जो रेडियस है, जो पाथ ये बना रही है रेडियस वाला, वो आपका 4 मीटर का है। तो आपको डायरेक्ट आपको सारी चीजें मिल गई। तो हमें तीन ही चीज को डेटा ये बहुत ज्यादा दे रहा है जानबूझ के। आपको ये समझो कि हमें क्या चाहिए, सारे फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, V = G/A/R/SCG cos थीटा। हमें सर ए निकालना है। ए आपका क्या होता है रियर ट्रेड विथ बाई 2, ये कितना है 1.6 मीटर है व्हील से, तो डायरेक्ट 1.6/2 हमारे पास ए आ गया। सर जी 9.8 है, सब आपको मीटर वाली यूनिट में रख देंगे। रेडियस ऑफ टर्न हमेशा ये देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रोटेशन, जो रोटेशन वाला सेंटर होता है ना, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो रेडियस ऑफ रोटेशन 4 मीटर हो गई। तो थीटा गिवन नहीं है, थीटा 0 डिग्री हो गया। बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, V = G 9.8 हो जाएगा, ये आपका 1.6/2 हो जाएगा, R4 हो जाएगा, SCG 0.75 हो जाएगा। SCG लिख लो कितना है 75 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, 0.75 cos थीटा। डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, ये बता रखा है पूरा। दिस आप ये पुट करोगे 9.8 1.6/2 × 4/0.6, ये 6.47 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। तो सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस पेपर 2 सेक्शन बी। ठीक है।